नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। आज चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय मैं आप लोगों से करवा दूं। हमारे साथ गिरीश कुबेर जी हैं। गिरीश कुबेर मराठी दैनिक लोक सत्ता के संपादक हैं। आपने इनको अलग अलग तमाम विषयों पर इंडियन एक्सप्रेस में भी इनके लेख और विचार को पढ़ा होगा। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में गिरीश जी बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद, प्लेजर फॉर मी एज वेल। गिरीश जी, आप मराठी बोल लेते हैं? अरे मेरी तो मातृभाषा आहे. अरे मी पण मराठी आहे सर. काय म्हणता? सगळं ठीक चालू आहे ना? इन मराठी. तो लोकसत्ता के तो एडिटर ही हैं, तो मराठी तो ऑब्वियसली लोकसत्ताचे एडिटर है तो ऑब्वियसली। हाँ। इसके अलावा हमारे साथ हमारे न्यूज लॉन्ड्री के साथ ही हमारे एसोसिएट एडिटर मेघनाद है। मेघनाद, आपका भी स्वागत चर्चा में। नमस्कार अतुल, काय म्हणता तुम्ही? और साथ में जूम पर हमारे साथ हमारे सह संपादक शार्दुल कात्यायन जुड़े हैं। शार्दुल, आपका भी स्वागत। नमस्कार। तो चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक व्यक्तिगत जानकारी। आप लोग मेघनाद को चर्चा में, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप आखिरी बार सुन रहे हैं चर्चा में, मतलब बतौर मेहमान बतौर जुड़ते रहेंगे, लेकिन अभी अगले महीने से मेघनाद कुछ और योजनाओं पर काम कर रहे हैं, कुछ और आगे करियर की योजनाएं हैं। उस पर अगर मेघनाद चाहे थोड़ा सा करियर की योजना नहीं, मेरा अगले हफ्ते में मेरा लास्ट वीक होगा न्यूज लॉन्ड्री में, तो ये चर्चा एपिसोड मेरा आखिरी होगा और एक संसद वॉच का भी वीडियो आएगा। लेकिन मतलब मेरा आखिरी वीक है, तो मैं बस अपने प्रिय श्रोताओं को, जो कि मैंने शब्द यहाँ पे ही सीखा है, बोलना चाहूँगा कि थैंक यू इतने दिनों तक मुझे झेलने के लिए। और हाँ, मैं आगे आता रहूँगा शायद। यस, बिल्कुल। अगर आप मुझे गेस्ट करके बुलाएंगे, खास मेहमान, तो फिर मैं आता रहूँगा। तो थोड़ा सा अगर बता सके मेघनाथ कि आगे आप क्या करने वाले हैं, वो थोड़ा सा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपके बहुत सारे फैन हैं जो यहाँ पर जो चर्चा सुनते हैं, आपके वीडियो शोज देखते हैं, वो जानना चाहेंगे कि मेघनाथ को आगे हम कहाँ देखेंगे। मैं एक्चुअली अभी तो रिवील नहीं कर सकता मैं कहाँ जा रहा हूँ, बट लेकिन मैं मीडिया के इर्द गिर्द ही रहने वाला हूँ, इतना बता सकता हूँ। ओके, फेयर इनफ। तो मेघनाथ ने जैसा कि आपको बताया, और कुछ चीज़ें हैं जिसको बाद में वो बताएंगे, और हम नज़र बनाए रखेंगे मेघनाथ के ऊपर। नज़र बनाए रखेंगे मेघनाथ पर, सरकार पे नज़र बनाओ सर, हम पे क्या नज़र रखते हो? चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक दो जानकारियां और अनाउंसमेंट है हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए। फुल ऑसम एंड ऑसम की टीम के साथ दिल्ली में हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ मीटिंग एक होनी है, एक बैठक है, प्रस्तावित है, जो कि 10 जुलाई को शाम 6 बजे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, जो कमला देवी कॉम्प्लेक्स है, सेमिनार हॉल, वहाँ पर प्रस्तावित है। तो हमारे लाइव रिकॉर्डिंग है, तो वहाँ पर आप फुल एंड ऑसम की टीम से मिल सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। और दिल्ली में हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ बहुत दिनों बाद, क्योंकि आपको पता है पिछले 2 साल से ज़्यादा का वक्त निकल गया पैंडेमिक के चक्कर में, तो मुलाकातें नहीं हुई हैं, तो इस वजह से भी ज़रूरी है। और जो लोग मिलना चाहते हैं लेकिन वो न्यूज़ लॉन्ड्री का भी सब्सक्राइबर नहीं है, तो वो सब्सक्राइब कर लें न्यूज़ लॉन्ड्री को, ताकि फुल एंड ऑसम की टीम के साथ आपकी मुलाकात हो सके, बातचीत हो सके, उनके साथ अपने सवाल जवाब, आपकी जो इच्छाएं, जानकारियों की उत्सुकताएं हैं, वो भी आप उनसे पूछ सकते हैं, मिल सकते हैं। हमारे 2 एनएल सेना प्रोजेक्ट इस समय हैं। 2 एनएल सेना प्रोजेक्ट, एक है द योगी हु हैज़ इट ऑल करके, जो कि एक धर्मगुरु हैं, योग गुरु हैं, उनके ऊपर है, उनके पूरी अंपायर के ऊपर है। तो ये एक एनएल सेना प्रोजेक्ट है। और दूसरा हमारा बुलडोज़र फिनोमेना के ऊपर है, जो कि खासकर हमारा फोकस इस एनएल सेना प्रोजेक्ट में है मध्य प्रदेश में जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है, बुलडोज़र के जरिए जो न्याय करने की जो पूरी एक प्रक्रिया चल रही है पिछले 2 सालों से, करीब 1.5-2 सालों से, तो इसको हमने पकड़ने की कोशिश की है इस एनएल सेना प्रोजेक्ट में। और तो आप चाहें तो हमारे इन दोनों एनएल सेना प्रोजेक्ट को अपना समर्थन दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं। इस हफ्ते जो सुर्खियां हैं उनके बारे में मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मेघनाद हमारे जो श्रोता हैं उनको जानकारी दे दें, और फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हेडलाइंस की तरफ बढ़ते हैं। हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 24 जून को 11 बजे, और
बड़ी खबर तो महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र, गुजरात और गुवाहाटी से आ रही है, अभी बोलना पड़ेगा कि शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे उनके 40 विधायक लेकर पहले सूरत गए, फिर वहां से गुवाहाटी गए और वहां पर अभी एक रैडिसन ब्लू होटल में चिल कर रहे हैं। तो एक शिवसेना, पता नहीं शिवसेना गिरेगी नहीं गिरेगी, एक बहुत थियरीज चालू है। और उसी को लेकर एक और खबर है कि उद्धव ठाकरे अपना ऑफिशियल रेसिडेंस छोड़कर, जो चीफ मिनिस्टर का रेसिडेंस छोड़कर, वो अपने मातोश्री में चले गए हैं, उनके घर चले गए हैं। और उन्होंने कहा है कि अगर ये सब एमएलएज उनके पास आकर बोलेंगे खुद पर्सनली कि रेजिग्नेशन दे दो, तो वो दे देंगे। तो फ्लोर टेस्ट होने वाला है, नहीं होने वाला है, गवर्नर क्या बोलते हैं, ये सब डिस्कस करने के लिए और क्या होने वाला है उस पर हम आज की चर्चा रखेंगे और हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। इसी से एक थोड़ी सी जुड़ी खबर है जिसको बोला जा रहा है कि यही एक ट्रिगर था। लेजिस्लेटिव काउंसिल, महाराष्ट्र की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वहाँ पे इलेक्शंस हुए और वहाँ पे 4 नॉमिनीज जो थे बीजेपी के वो जीत गए और एनसीपी के 2 और शिवसेना के 2 जीते। तो मतलब बीजेपी का एक थोड़ा सा इलेक्टोरल दबदबा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। तो शायद ये भी एक ट्रिगर जो था। नंबर्स थे उसमें शिवसेना को एक और मिलना चाहिए था, बीजेपी को एक कम मिलना चाहिए था। वो बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया, डिफीट कर गए शिवसेना के कुछ एमएलए। और ये काउंसिल, अगर आपको इलेक्शंस, जो काउंसिल इलेक्शंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि महाराष्ट्र ऐसी एक असेंबली है जहाँ पर 2 हाउसेज है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, वैसे वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल। अग्निपथ के प्रोटेस्ट जो चल रहे थे वो मिस्टीरियसली अब कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन वो अभी भी जारी है, न्यूज से गायब भले ही हो गए होंगे। 600 से ज्यादा ट्रेन कैंसिल हुए हैं ये प्रोटेस्ट को लेकर मंडे को, लास्ट मंडे को। और इनमें से 223 जो थे वो मेल एंड एक्सप्रेस ट्रेन थे और 380 के करीब पैसेंजर ट्रेन थे। और अभी फिलहाल प्रोटेस्ट जारी है, मतलब पॉकेट्स में जारी है, न्यूज़ तो ज़्यादा आ नहीं रही है। तो ट्रेन्स कैंसिलेशन का सिलसिला अभी भी जारी है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है सेना ने ऑनलाइन उसका रिक्रूटमेंट का अग्निवीरों के लिए। और एक उसी से जुड़ी खबर है कि काफ़ी इंडस्ट्रीज़ के कॉरपोरेट मास्टर्स थोड़े से बाहर आकर बोल रहे हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट में इनको प्रेफरेंस देंगे। तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा कि अग्निवीर को 4 साल के स्टिंट के बाद अगर वो सिलेक्ट नहीं हुए, 75% में रहेंगे, तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा जॉब्स में। नहीं, कुछ और आप पढ़िए कि उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि हम नौकरी देंगे, प्रेफरेंस नहीं, उन्होंने कहा हम नौकरी देंगे जो रिटायर निकलेंगे वहां से, ये मेरा वादा है। वो गारंटीड जॉब बोल रहे हैं। इसी से जुड़ी खबर है, कुछ कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री जैसे आनंद महिंद्रा बाहर आए और उन्होंने बोला कि हम अग्निवीर को अब प्रेफरेंस देंगे जॉब में। तो उनको काफ़ी बैकलैश भी आ रहा है इसमें। उनको पूछा गया कि अभी तक तुमने कितने एक्स सर्विसमैन को जॉब दिया कि अभी बोल रहे हो कि 4 साल बाद। एक्चुअली बड़ा दिलचस्प हो गया, एडमिरल अरुण प्रकाश ने उनको ट्विटर के पे उनके बयान के नीचे जाकर कह दिया कि वो तो छोड़िए, जो अब तक रिटायर्ड आर्मी के जवान थे उनमें से कितने को आपने नौकरी दिया। तो एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई 2 टॉप लोगों के बीच में। और एक और क्रिटिसिज्म आ रहा है किर्लोस्कर ने और 2-3 और इंडस्ट्रियलिस्ट ने जब बोला ये कि हम गारंटी देंगे, तो कि आप आर्मी पे क्यों डिपेंडेंट हो ट्रेनिंग के लिए, आप खुद ही ट्रेन करके एम्प्लॉय कर लो लोगों को, ऐसे क्यों नहीं कर सकते। तो वो एक रिएक्शन आ रहा है। हरियाणा से खबर आ रही है कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर खट्टर ने कहा है कि वो गारंटीड जॉब देंगे हरियाणा गवर्नमेंट में। अग्निवीर जो सिलेक्ट नहीं होंगे 25% में, 75% में जो भी होंगे उनको हरियाणा के वासियों को वो नौकरी में जॉब देंगे गारंटीड। आई थिंक पहला ये 2 चीजें इसमें हरियाणा से बड़ी दिलचस्प बात है। एक तो ये कि इस तरह से हवा में किसी मुख्यमंत्री को बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप CMEI का डाटा देखेंगे तो जो राज्य सबसे ज्यादा उसमें बेरोजगारी की लिस्ट में है, हरियाणा उनमें टॉप करता है। 24% से ज्यादा बेरोजगारी
की दर हरियाणा में है, जो कि सबसे ऊपर है, 24% से थोड़ा ऊपर है। इसके अलावा अगर मुख्यमंत्री की मंशा कुछ ऐसी है तो इस तरह से पब्लिक फोरम पे प्रधानमंत्री ने भी बड़े बड़े दावे किए हैं कि करप्शन का पैसा लाके 15-15 लाख रुपए दे दिया जाएगा, हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, नौकरियां ही इस मुद्दे में है। तो आप एक पब्लिक रैली में इस तरह के दावे मत कीजिए। करना है तो आप एक बिल पास कीजिए कि हम इसमें अब जो हमारी जितनी भी नौकरियां निकलेंगी क्लास डी क्लास सी जो भी है उसमें 10%, 20%, 15% रिजर्व कर देंगे कि वो इसी कैटेगरी के लोग आएंगे जो यस अग्निवीर होंगे। ये बेमतलब की बात है, नोटिफिकेशन से किया, ये बेकार की बात है कि आप एक पब्लिक रैली में इस तरह के। हरियाणा से ही जुड़ी एक और खबर है बड़ी दिलचस्प, और कार्तिकेय शर्मा जो एक वोट से भी कम वोट से, करीब आधे वोट से जीत गए राज्यसभा का चुनाव अजय माकन को कांग्रेस पार्टी के हराकर। उनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। वो एक मीडिया हाउस चलाते हैं ITV नेटवर्क करके, जिसके तहत इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स इंग्लिश का चैनल और आज समाज अखबार और कई वेबसाइट्स और बहुत सारी चीज़, तो एक उनका अपना पूरा मीडिया का वेंचर है। तो उन कार्तिकेय शर्मा के चैनल ने IMAX न्यूज़ एक्स के पूरे उसमें ट्वीट किया गया कि उनकी कंपनी अपने यहाँ अग्निवीरों को आगे से नौकरी देगी और प्रेफर करेगी, उनको प्रेफरेंस देगी, और बाकी लोगों को भी ये करना चाहिए, और सारे जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसको ये बात। उनकी कंपनी की हालत ये है कि मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, जो उनके मीडिया हाउस के पूरे वेंचर की हालत है, इंडिया न्यूज़ से लेके न्यूज़ एक्स से लेके और तमाम लोगों के मैसेज और खबरें हमारे यहाँ आती रहती हैं कि कर्मचारियों के, पत्रकारों के महीने की सैलरी 3-3 महीने 4-4 महीने लेट है। 3 महीने बाद सैलरी आती है, 4 महीने बाद सैलरी आती है। जो अपने कर्मचारियों की सैलरी नहीं दे पा रहे वो दावा कर रहे हैं कि अग्निवीरों को नौकरी देकर प्रेफरेंस देके। ये है पॉलिटिक्स में हवाबाजी का कहानी, और कार्तिकेय शर्मा चूंकि जीते हैं तो नमक का कर्ज भी अदा करना है उनको। और ये ना ऐसे वन साइडेड स्टेटमेंट देके चले जाते हैं, और इनको कोई सवाल करे तो उनके कोई जवाब नहीं आता। ये आनंद महेंद्र वगैरह कुछ भी ट्वीट कर सकते हैं, उनके 1000 सवाल दिखेंगे आपको नीचे, लोग पूछ रहे हैं कि भैया डेटा दो, क्या बात कर रहे हो, कहाँ पे जॉब दोगे, क्या ट्रेनिंग दोगे, उसका कोई जवाब नहीं आता। और एक आखिरी सुर्खी है राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी को ED ने समन किया और उनका 50 घंटे से ज़्यादा 5 दिन के लिए उनसे सवाल पूछा गया, और इसी को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में कांग्रेस के लोग आकर हल्ला मचा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। और एक कांग्रेस की अभी वीडियोस भी आए कि एक यूथ लीडर ने थूक भी दिया लोगों पे, या बहुत कुछ हो रहा है वो। तो उसको लगा कि इसी से ED डर जाएगा कि वायरस फैल जाएगा, थूक दो। यार असम वाली हेडलाइन भी जोड़ देते। हाँ। और सोनिया गांधी अभी हॉस्पिटल में थी, आई थिंक अभी वो वापस आने वाली है, उनको कोई हेल्थ के प्रॉब्लम्स हो गए थे। और एक बहुत बड़ी और बहुत इम्पोर्टेंट खबर जो कि मीडिया वैसे कवर नहीं कर रही है, असम के फ्लड के बारे में है। असम में 35 डिस्ट्रिक्ट्स में से 33 डिस्ट्रिक्ट्स अभी बाढ़ से ग्रस्त है। बहुत नुकसान हो रहा है, और 10 साल में सबसे ज़्यादा रेनफॉल मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। उसकी वजह से ब्रह्मपुत्रा फिर से भर गया है, और उसकी वजह से असम डूब रहा है, और कुछ MLAs भी वहां पे जाके अभी चिल कर रहे हैं। ये बस ये असम की जो कहानी जिसका जिक्र मेघनाथ कर रहे हैं, ये बताता है कि असल में जो भलाई के नाम पर, देश हित के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर जो राजनीति में उठापटक खेली जा रही है वो कितनी निर्मम और कितनी बेईमान है। उस जगह पर ये सारी पटकथा चल रही है, सारा मंचन हो रहा है, जहाँ के 33 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। वहाँ पर लोकतंत्र का एक प्रहसन हो रहा है कि भाई देश सुधारने के लिए, महाराष्ट्र सुधारने के लिए ये दल बदल जरूरी है, ये सरकार का बदलाव जरूरी है। एक बहुत इंटरेस्टिंग सोच रहा था मैं कि अभी ये लोग सब असम चले गए ना, दिग्गज लोग, पत्रकार लोग जो भी है, जो फॉलो करते करते सूरत गए, सूरत से लेके असम चले गए। तो उनको बोलो कि अच्छा चलो 2-3 घंटे इधर उधर जाके एटलीस्ट वहां पे वो फ्लड का भी रिपोर्टिंग करते हुए आना। आई मीन बट वो कोई कर नहीं रहा है। आई मीन ये तो क्या करेंगे, इन सब के ब्यूरो तो होंगे ही, वो उन लोगों ने ही नहीं कर दिया होता। एक हेडलाइन और वो भी जरूरी है, अफगानिस्तान में एक भूकंप आया, वहां बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है, और अब BBC की ओर से खबर मैंने पढ़ी थी, 1000 लोगों की जान, सुबह 1000 से ज्यादा है, 1500 के आसपास है। पर खबर में दूसरा बड़ा
दहलाने वाली बात यह है कि वहां पे अब हालात इतने खराब हैं कि जो बचे हैं लोग वो खाने के लिए तरस रहे हैं। और पिछले पूरे महीने से खबर आ रही थी कि वहां बच्चे टीके के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए तरस रहे हैं। और दुनिया में जो डेमोक्रेसी की ग्रैंड स्टैंडिंग होती है वो सब ने अब अफगानिस्तान को साइड कर दिया है। अफगानिस्तान से एक और खबर है, वहाँ एक गुरुद्वारे पर सिख जी। गुरुद्वारे पर हमला हुआ जिसमें कई लोगों की मौत हुई है। तो ये भी एक खबर थी पिछले हफ्ते। तो हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं और हमारी चर्चा का जो मुख्य विषय है वो है महाराष्ट्र में पैदा हुआ राजनीतिक संकट। तो जैसा कि मेघनाथ ने बताया और आप सबकी नज़र बनी हुई है कि दो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं इस पूरे हफ्ते में चली हैं। एक तो महाराष्ट्र में जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो घटनाक्रम पर पूरे देश की निगाह लगी है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की जो सरकार है गठबंधन की, जिसमें कांग्रेस भी है और एनसीपी भी है शरद पवार की, और शिवसेना भी है, इन तीनों दलों के गठबंधन की यह सरकार पिछले 2-2.5 सालों से चल रही थी। लेकिन फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि इस सरकार का भविष्य अंधकार में है। ये बहुत दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि शिवसेना के एक नेता एकनाथ शिंदे हैं जिन्होंने एक बड़ी बगावत को हवा दी है। और फिलहाल ऐसा कहा जा रहा है कि शिवसेना के जो कुल 57 के आसपास 57 के 55 MLAs है, सॉरी, उसमें से करीब 40 के आसपास एकनाथ शिंदे के साथ फिलहाल रिजॉर्ट पे छुट्टियां मना रहे हैं। पहले वो सूरत गए, सूरत से अब गुवाहाटी में हैं, और ये दावा लगातार उनका बढ़ता जा रहा है। और 40 की संख्या अगर उनके पास है तो फिलहाल टेक्निकली और कानूनी तौर पर जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो दल बदल कानून है, दल बदल विरोधी कानून, उस कानून के दायरे से वो बाहर चले जाते हैं 37 की संख्या पार करके। तो ऐसे में ये भी बड़ा सवाल है कि शिवसेना का भविष्य क्या होगा, शिवसेना का नेतृत्व किसके हाथ में रहेगा, पार्टी किसके हाथ में रहेगी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए हमने ख़ास तौर पर गिरीश जी को, जो कि लोकसत्ता के एडिटर हैं, मराठी का प्रतिष्ठित अखबार है, उनको जोड़ा है अपने साथ, और उनके ज़रिए हमको थोड़ा और ज़्यादा गहरी और बारीक राजनीति इस पूरे घटनाक्रम की समझ में आएगी। गिरीश जी, ये जो चल रहा है इसकी अगर मैं बहुत संक्षेप में एक सवाल करूं, जवाब संक्षेप में मैं नहीं चाहता क्योंकि मैं विस्तार से चाहता हूं, मेरा सवाल संक्षेप में होगा कि इसकी लॉजिकल परिणति, जो लॉजिकल कंक्लूजन है, तार्किक परिणति क्या होती दिख रही है? तार्किक परिणति तो यही होगी कि जो बीजेपी का एक फैक्शन, शिवसेना का जो एक फैक्शन है, वो बीजेपी के साथ गठबंधन बनाएगा। एंड बीजेपी होल गेम प्लान इज टू कोट अनकोट फिनिश सेना। तो वो बहुत दिन से चल रहा था। 2019 में जब इलेक्शन होने वाले थे तब बीजेपी का एक लीडरशिप का एक गुट ऐसे मानता था कि शिवसेना के साथ अलायंस ना हो, क्योंकि उनका जो एक लॉन्ग टर्म सोच है उसमें कि हिंदुत्व का और हिंदुत्व पर दावा करने वाली एक ही पार्टी होनी चाहिए। दैट इज अनरिटन थिंग ऑब्वियसली। तो शिवसेना का एक वो चैलेंजर उभर के आ रहा था। तो शिवसेना खत्म करना पॉलिटिकली, दैट्स ऑलवेज बीन द एम, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो लेकिन उसके बावजूद देवेंद्र फडणवीस ने 2019 इलेक्शन में शिवसेना के साथ अलायंस किया, और जो हुआ वो हुआ। तब से प्रयास चल रहे थे कि कैसे भी करके ये गवर्नमेंट को गिराना चाहिए। उसमें कई सारी बातें, और सबसे अहम बात है कि शिवसेना का, जैसे हम बचपन में जो कहानियां पढ़ते थे, कोई एक डेविल होता था, उसका प्राण पोपट के पिंजरे में है, काइंड ऑफ स्टोरीज वी यूज्ड टू रीड। तो वैसे शिवसेना का लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड richest corporation in the world, that is BMC. Yeah, तो 42,000 crore का बजट है। तो शिवसेना का अगर वो लाइफ लाइन टूटे तो अपने आप वो जिसका, I mean, one can imagine what can be the fate of शिवसेना। तो BMC से उखाड़ने से पहले अगर ये सरकार गिर जाए तो अगली लड़ाई आसान होगी, ये पहले दिन से कहा जा रहा था। और शिवसेना पूरी तरह से गाफिल रही। दे वर कैजुअल इन हैंडलिंग डिफेक्शंस, और जो बीजेपी चाह रही थी वैसा
हो जाएगा, ऐसा दिख रहा है। मेघनाथ, आप कुछ पूछ रहे थे? मैं वही पूछ रहा था कि आप जो बोल रहे थे शिवसेना का जो लाइफलाइन है उसी के बारे में एक्चुअली मुझे थोड़ा सा और बात करना था कि हाँ। अभी देखिए मतलब हॉर्स ट्रेडिंग एक तरीके से नॉर्मलाइज ही हो गया है। मतलब सब मीडिया चैनल लाइव कमेंट्री देके बेसिकली भारत की राजनीति में लोग जो चुनावी राजनीति है उसमें एक स्टेप और जुड़ गया है। पहले चुनाव होगा और चुनाव के बाद हॉर्स ट्रेडिंग होगी। हाँ एग्जैक्टली। तो एक स्टेप और जुड़ गया, उसके बाद सरकार बनेगी। और तीसरा अनसेड है, उसमें मीडिया पार्टनर होगा। हाँ बिल्कुल। तो मैं सिंपल क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन, हु इज पेइंग मीडिया गाइड्स राइट for live coverage in Guwahati? I mean, this is like embedded journalism at its peak. हाँ, वो डिफेक्शन होते होते वो शिवसेना के एमएलए के साथ बहुत सारे मीडिया वालों को भी लेके गए। हाँ लेके गए मीडिया वाले वहाँ पे बहुत सारे गए यहाँ से। इसके अलावा चार्टर्ड प्लेन्स बहुत सारे जो दौड़ रहे हैं, किसके बिहाफ पे दौड़ रहे हैं, कौन है इसके पीछे, ये सारी चीजें मिला के एक बहुत बड़े नॉर्मलाइज ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर का इशारा करते हैं। और इतने सारे मीडिया वाले वहाँ पे रेडिसन ब्लू में बैठे हुए, पर एक ने भी नहीं पूछा होगा कि ये बिल कौन भर रहा है। मतलब नाम तो बता दो कौन बिल भर रहा है इसका। या फिर अब वो इतना जैसा कि तो सबको बाहर निकाला जाएगा ना। या फिर जो गिरीश जी कह रहे हैं ना, वो एम्बेडेड हो चुका है, तो उसको जरूरी सवाल ही नहीं लगता कि यार इस पर भी सवाल करना चाहिए। तो मुझे एक्चुअली यही पूछना था गिरीश जी आपसे कि मुझे लगता है ये पूरा रिसोर्सेस का खेल बन गया है कि किसके पास कितना पैसा और कौन कहाँ से किसको खरीद के लेके आ सकता है। इनफैक्ट हम जब गोवा गए थे तब हमने यही एक्सपीरियंस किया कि छोटे स्टेट्स में तो ये होता है, लेकिन महाराष्ट्र में जब बड़े स्टेट्स में एमएलएज का कोट अन कोट एक्सचेंज होता है तो उनका प्राइस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे आपसे यही पूछना था कि 2 साल में, जब अभी जो शिवसेना एनसीपी कांग्रेस का जो महाविकास अघाड़ी जो हुआ था 2 साल पहले, उसमें तो उनकी जीत हुई, लेकिन वो 2 साल में क्या ऐसे बदला रिसोर्स वाइज कि शिवसेना का इनसे हाथ छूट गया? जी, 2 चीजें हैं इसमें। एक जो नेता जो डिफेक्ट हुए एकनाथ शिंदे, अगर आई मीन इफ वी हैव टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश, ही इज अ ब्रेड विनर फॉर शिवसेना। वो शिवसेना का सबसे कमाने वाला नेता था। उनके पास जो पोर्टफोलियो थे वो अर्बन डेवलपमेंट, जिसमें जमीन का व्यवहार बड़ी जोर शोर से है, और आई मीन दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो, अलोंग विथ एक जो डिपार्टमेंट है जिससे हाईवेज वगैरह का काम होता रहता है, महामार्गों के उसकी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह दिए जाते हैं, वो भी शिंदे के साथ था। अच्छा। इसके सिवाय ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वो शिंदे सिंगल हैंडेडली चलाते थे। ये तो सिर्फ 2-2.5 साल की बात है, लेकिन शिंदे पिछले 15 साल से has been a very powerful leader in शिवसेना। एंड वो पहली बार ही डिफेक्ट हुए है, लेकिन उसके पहले जब राज ठाकरे निकले थे शिवसेना से, तब उनके साथ जाने वाले संभाव्य नेताओं के यादी में भी एकनाथ शिंदे का नाम था। अच्छा। तो हाँ, तो वो भी एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। उसमें दूसरी चीज ऐसी है कि उनका जो लड़का है वो एमपी है, वो खासदार है, पार्लियामेंट का मेंबर है, और वो जिस इलाके से चुना जाता है वो सब बीजेपी आरएसएस डोमिनेटेड एरिया है। राइट। सो उनको वो अगर उद्धव ठाकरे को आदित्य ठाकरे की चिंता है, तो वैसे ही एकनाथ शिंदे को श्रीकांत शिंदे की चिंता है। तो ये भी इसमें एक एंगल है। और तीसरी बात ऐसी है कि which can't be said on the record but everybody knows off record is about these dealings, you know. तो बीजेपी ने एक अच्छा खासा मॉडल अडॉप्ट किया है। Those vulnerable, they always face the fear of central agencies. Like इनके जो अभी साथी है एकनाथ शिंदे के, उनके ऊपर 2-4 ईडी के रेड्स हो गए थे, उनका प्रॉपर्टी सीज हो गया था। वो भी बड़े ताकतवान नेता है। तो उन्होंने पब्लिक में आके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोल दिया कि नहीं भैया, अभी वो तो सब ठीक है, लेकिन हिंदुत्व का कॉज के लिए हमें शिवसेना और भाजपा को एक साथ चलना पड़ेगा। अभी भावना गवड़ी करके एक एमपी है विदर्भ एरिया से, उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन है, उनके भी ऊपर भी कुछ खटले दायर हुए, तो उनका भी बाद में अभी कहना ऐसा ही है कि नहीं वो बीजेपी के साथ हिंदुत्व का कॉज लेके जाना चाहिए। तो अंडर द गार्ब ऑफ हिंदुत्व
actually is all about saving their own whatever you can understand. Existence एक तरीके Political that is more important actually. तो इसमें बहुत सारे वो लोग हैं जो कि सेंट्रल एजेंसीज के राडार पे हैं और मजबूरी में वो मजबूरी में हिंदुत्व की धारा पर आए हैं। राइट। पर एक चीज फिर भी मैं एक इंटरेस्टिंग डेटा मैं बस बताना चाहता हूँ श्रीकांत शिंदे के बारे में कि वो एमपी कैसे है परफॉर्मेंस वाइज। तो जितना मुझे दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली एक काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं एमपी की तरह से, मतलब 81% उनका अटेंडेंस है। उन्होंने 96 डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है, नेशनल एवरेज कुछ 35 के आसपास है। और क्वेश्चंस भी उन्होंने 380 से ज़्यादा पूछे और 7 प्राइवेट मेंबर्स बिल भी दिए उन्होंने, तो काफ़ी एक्टिव। अच्छा, तो एक चीज़ और मैं इसमें मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है, सवाल तो नहीं, एक मेरा जहाँ तक मानना है कि ये जो गठबंधन बना था वो गठबंधन भी, जैसे आज हम देख पा रहे हैं कि जो लोग हिंदुत्व की बात करके अलग हो रहे हैं उनमें एक किस्म का अवसरवाद, एक अपॉर्चुनिज्म की बात है। दूसरे तरह के कंसिडरेशन ज़्यादा हैं कि किसी के हाथ गंदे हैं, कहीं किसी के पास डिस्प्रपोर्शनेट एसेट है, किसी ने किसी अलग अलग तरीक़ों से खड़ा किया और उसको बचाए रखने की जद्दोजहद में हिंदुत्व उसका एक आवरण बन रहा है। लेकिन ये जो गठबंधन पहली बार बना था उस समय भी एक बड़ा अपॉर्चुनिज्म था उसमें, क्योंकि इन तीनों पार्टियों ने साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा था। कम से कम शिवसेना ने तो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो ये एक किस्म का बेमेल गठबंधन था, जिसमें आज की तारीख में अगर हम देखें तो जो हिंदुत्व की बात है उस पहचान के आधार पर शिवसेना के अंदर एक बड़ी बेचैनी, एंजाइटी एक हमेशा मौजूद रही, क्योंकि चुनाव में जब जाने का वक्त आएगा तो कांग्रेस एनसीपी के जो सेकुलर गठबंधन, सेकुलर टैग को शिवसेना का जो काडर है, जो नेता है, जो उसकी अपनी कोर आइडियोलॉजी उसको झेल नहीं सकती, नहीं जो, और वो बात बार बार दिख भी रही है। तो इसके बारे में एक थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू पॉइंट लेना चाहिए जी। हम जब गठबंधन की बात करते हैं और उसमें एक आजकल नया टर्म आने लगा है, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, वो उनका रसायन मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है, काइंड ऑफ बाइफर्केशन वी डू, बट दिस इटसेल्फ इज हिस्टोरिकली रॉन्ग। ऐसे अगर वैसे देखा जाए तो कश्मीर में भाजपा ने जो किया था, बिल्कुल महबूबा मुफ्ती के साथ वाला गठबंधन वो भी नहीं था। और वीपी सिंह की सरकार जब चली थी तब वीपी सिंह की सरकार को भाजपा ने पाठिंबा दिया था, कांग्रेस उनके साथ थी। वो सो माय लिमिटेड पॉइंट इज देयर इज नथिंग लाइक ऑर्गेनिक अलायंस, इट्स ऑल अबाउट अपॉर्चुनिज्म। सो तो कैसे भी देखा, अगर इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल डेटा देखा जाए तो शरद पवार वन ऑफ द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया 1978 में बने थे, तब वो 38 साल के थे। तो उनको उनके गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट होने वाला जनसंघ था। ठीक बात। तो उन्होंने, उनको सोशलिस्ट का बैकिंग था, जनसंघ था, हशु अडवाणी करके बड़े एक नेता थे, वो उनके मिनिस्टर थे। तो ये थोड़ा सा ये आजकल इन अ वे काइंड ऑफ गलतफहमी होती है कि ये पहले दिन से वो केमिकली अच्छा नहीं था वगैरह, वो दिस इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिज्म। और वैसे देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार फैक्शन जो वो भी अपॉर्चुनिज्म ही था। हाँ, तो दिस इज ऑल व्हाटएवर वर्क्स। सी प्रमोद महाजन एक अच्छी तरह से he has to have a very interesting quote. वो कहते थे कि what is overconfidence? What is the difference between confidence and overconfidence? Successful हो गए तो वो confidence होता है, failure हुआ तो overconfidence होता है। It's very practical thing actually. Very practical. Yeah. तो जो बहुत सारे उदाहरण आपने दिए, उस उदाहरण के हिसाब से अगर हम बात करें या उसको थोड़ा सा और उसका विश्लेषण करें तो अपॉर्चुनिज्म असल में काम करता है, और जो लेकिन इनका कभी भी ये ज़्यादातर मसलों में, मैं कभी भी नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादातर मौक़ों पर ये देखा गया कि ये चुनाव से पहले
ये अपने अलग अलग रास्ते तलाश लेते हैं, चाहे महबूबा मुफ्ती का मामला हो, चाहे वो बीपी सिंह की सरकार का मसला हो या कोई और, या ये भी चुनाव में साथ जाने की शक्ल नहीं थी तो एक कोई बहाना, या मैं कहूँ यूपीए का जो 2008 में लेफ्ट का जो बंटवारा हुआ न्यूक्लियर डील को लेकर, क्योंकि चुनाव में साथ जाने की शक्ल नहीं बनती है इन बेमेल बंटवारों में, तो वो कोई एक बहाना, एक कोई कल्मिनेशन पॉइंट आता है जहां से फिर अपने रास्ते अलग करने के बहाने ढूंढे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये है कि शीर्ष नेतृत्व ठगा सा रह गया है। उस पर मैं आपकी वो जानना चाहता हूँ, क्योंकि आज की तारीख में बहुत शिवसेना या जितनी भी रीजनल पार्टियां एक कल्ट पर्सनैलिटी, एक कल्ट फिगर के इर्द गिर्द घूमती हैं, और शिवसेना का कल्ट बाल ठाकरे और उनका परिवार था। अब जो शिवसेना है वो उस कल्ट से बाहर निकलकर कहीं जाती दिख रही है। कम से कम उद्धव ठाकरे के लिए ये बहुत किरकिरी वाली स्थिति है, बहुत अपमानजनक स्थिति है कि आपके पास आपकी बुलाई बैठक में 13 विधायक पहुंचे 55 में से, तो वो कल्ट जो स्टेटस खत्म हो रहा है, उसके बाद शिवसेना का भविष्य क्या होगा? दिस इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक काइंड ऑफ स्टेटमेंट। मैं 1969 का जिक्र करूंगा, जब कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने इंदिरा गांधी को बाहर कर दिया, शी वाज सैक्ड, और जो पार्टी का सिंबल था वो भी उन्होंने फ्रीज कर दिया। तो और उनका कहना था कि जो कांग्रेस है वो इंदिरा गांधी के पीछे वाले उनके साथ जो कुछ लोग हैं वो कांग्रेस है ही नहीं, असली कांग्रेस तो हमारे साथ है। वो निजलिंगप्पा थे, यशवंतराव चौहान, वो सब इतिहास के जानकारों को वो सब पता रहेगा। उसके बाद क्या हुआ कि इंदिरा गांधी बाहर, ऑब्वियसली शी वाज सैक्ड, शी वेंट आउट, और उन्होंने जो कैंपेन कर दिया कि देखो मुझे इन्होंने बाहर कर दिया, और उसके चुनाव में जो उनको बाहर करने वाले थे वो पूरे के पूरे हार गए। महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे, वी कैन गो स्टेट बाय स्टेट, बहुत सारा इसमें डेटा पॉइंट्स है। इसके पहले जो जो डिफेक्शंस हुए, नारायण राणे वाला हो, किसी भी पार्टी का हो, तो अगले इलेक्शन में सारे डिफेक्टर्स हार गए हैं। राइट। तो हाँ, so this is the history. I mean, when we say Sena will be finished, or for that matter, party will be finished. No party gets finished, you know. ऐसा होता नहीं है। अगर इनके पास वो क्या, I mean, हिंदी के एडवर्टाइजिंग वाली लिंगो इस्तेमाल करे, इनमें दम है, तो still he can go out and challenge. Okay, ये तो चले गए, लेकिन शिवसेना we can rebuild. That's what it had done in the past. एक छोटा सा एडिशन करना चाहूंगा यहाँ पे मैं, मतलब आप उसी के साथ आई थिंक कंटिन्यू भी कर सकते हैं कि ये सब आई थिंक अप्लाई होगा जब इलेक्शंस होंगे, बिकॉज आई थिंक अभी 2 साल हुए और 3 साल बाकी है टर्म के, तो क्या ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है? आई मीन उसी कॉन्टेक्स्ट में आप कह रहे हैं कि इलेक्शंस होंगे तो फिर शिवसेना शायद रिवाइव कर सकती है, लेकिन अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो फिर क्या बीजेपी ये भी मैनेज कर सकती है कि उनके नंबर्स बढ़ जाए और शिवसेना के कम हो जाए, तो वो इररिलेवेंट हो जाए असेंबली में, पर इलेक्शंस ना हो? See, from here onwards till 2024 क्या हो सकता है कि बीजेपी और ये फैक्शन का ये गठबंधन की सरकार आएगी। बीजेपी के लिए डिमांड क्या है, उनका कहना है वो मानने के लिए एकनाथ शिंदे अभी तक तैयार नहीं है, और इसी वजह वो पूरी तरह से आगे नहीं जा रहा है कि पहले तो इनको आइडेंटिटी दी जाएगी, फैक्शन के वर्टिकल स्प्लिट कंफर्म किया जाएगा, वो कहा जाएगा कि ये शिवसेना है, उनको रिकॉग्निशन दिया जाएगा। तो उसके बाद का स्टेज आता है कि दे विल अप्रोच इलेक्शन कमीशन टू डिमांड सिंबल। इलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट मशीनरी, इनकी सब आज की जब ताकत देखी जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन ना कहेगा। वो तो हो सकता है उनको मिलेगा, और उसके बाद आई मीन ये साइमल्टेनियसली हो जाएगा, गवर्नमेंट विल सर्वाइव, ऑब्वियसली दे विल हैव फ्री रन टिल 2024। नाजुक इसमें मुद्दा कौन सा है, इफ बीजेपी इंसिस्ट फॉर दिस फैक्शन टू मर्ज इनटू इटसेल्फ, जैसा नारायण राणे ने किया था। नारायण राणे भी बड़ी तलवारबाजी कर रहे थे कि वो उन्होंने अलग अपना पक्ष बनाया, वो चुनाव लड़ना चाहते थे वगैरह वगैरह, बीजेपी के साथ गठबंधन भी किया, लेकिन बाद में उनको बीजेपी के साथ वो मर्ज करना ही पड़ा। राइट, एग्जैक्टली।
तो अगर ये मर्ज हो गए एकनाथ शिंदे वाले फैक्शन, अगर नहीं भी हो गए तो बीजेपी के लिए वो एक थोड़ी सी चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि जो एकनाथ शिंदे शिवसेना को छोड़ सकता है, वो अगर जरूरत आ गई तो नया अलायंस को भी छोड़ सकता है। तो वो टालने के लिए उनका कहना है कि उनको मर्ज करना पड़ेगा, लेकिन वो मर्ज के लिए अभी तक वो तैयार नहीं है और वो शायद अभी जरूरत भी नहीं है। लेकिन मर्ज होने के बाद अगर देखा जाए, इफ यू हैव अ लॉन्ग टर्म व्यू और बर्ड्स आई व्यू, थिंग्स बिकम इजी फॉर शिवसेना। एक दो चीजें और भी, एकनाथ शिंदे को जो शिवसेना में जो इम्पोर्टेंस था, वो रिसोर्स पर्सन थे, वो इम्पोर्टेंस भाजपा में तो मिलने वाला ही नहीं है। भाजपा को रिसोर्स पर्सन की जरूरत ही नहीं है। ठीक बात। पॉसिबिलिटीज और भी हैं, मतलब ये भी हो सकता है कि जैसा उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और मायावती का गठबंधन तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया था 95 में, कि शिंदे को मुख्यमंत्री बना दे और बीजेपी बाहर से उनको समर्थन दे दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शिंदे डिप्टी सीएम बन जाएं और बीजेपी का सीएम बन जाए, पॉसिबिलिटी इससे होगा। लेकिन ये सब वो अटकलबाजियां हैं, और प्रेसिडेंट रूल एक और है ना चीज़ें हैं। मैं शार्दुल से चाह रहा हूं कि बहुत देर से उन्होंने अपनी कोई बात नहीं कही है। शार्दुल, ये पूरा जो प्रकरण आप देख रहे हैं और जिस तरह से घटनाक्रम आकार ले रहा है, आपकी अपनी ओवरऑल एनालिसिस इस पर क्या है? मैं एक बात पूछना चाह रहा था, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसका ये कानून नहीं है कि आप अलग से दल नहीं बना सकते, आपको मर्ज ही होना पड़ेगा? नहीं, वो कहते हैं कि 2/3 अगर डिफेक्ट करेंगे तो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे, बट ये क्लियर नहीं किया गया है कि मर्ज करेंगे या कौन से पार्टी के साथ जाएंगे। एक कॉमन मैन्स की अंडरस्टैंडिंग की वजह से उस तरफ से अगर देखा जाए ना, तो एक्चुअली एंटी डिफेक्शन लॉ इटसेल्फ इज अ फ्लॉड, वेरी बिग फ्रॉड। यस, यानी कि एक ने चोरी की तो वो पकड़े जाएंगे, ग्रुप ने चोरी किया तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता, दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। तो फिर तो ये एकनाथ शिंदे का धड़ा बन जाएगा शिवसेना, और उद्धव ठाकरे ऐसे ही रह जाएंगे। नहीं, विधायक हैं तो नहीं, तो वही बात अभी जो गिरीश जी वही कह रहे थे ना, कि भाई ऐसा इंदिरा गांधी से बात हुआ कि भाई, लेकिन पार्टी और जो कैडर होता है उसकी लॉयल्टी दूसरी होती है, वो अपनी मूल उसके साथ जुड़ा रहता है। तो ये जरूरी नहीं है कि बाद में, हाँ अभी टेक्निकली इलेक्शन कमीशन या बाकी चीजें ऐसी हो सकती हैं कि एकनाथ शिंदे को ही शिवसेना बता दें। और एक तरीके से आप ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे सर ने भी कहा कि जो भी डिफेक्ट करते हैं ना, लोग स्टूपिड नहीं है ना। लोगों को पता है कि भैया हमने आपको वोट दिया था, आपके पार्टी को वोट दिया था, जो भी आपका क्राइटेरिया था वो किया था हमने, बट उसके बाद अगर आप डिफेक्ट करके कहीं और चले जाएंगे और आप लोगों के मैंडेट को एक तरीके से लात मार के कहीं और चले जाएंगे, तो लोगों को भी पता रहता है ना। ये आई थिंक एक मतलब थोड़ा इसकी सा लाइफ ज्यादा से ज्यादा क्या 5 साल ही होगी ना फिर चुनाव में, और तो मतलब गुरूर आ जाता है कि हाँ मैं यहाँ से वहां चले जाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको मतलब हिस्टोरिकली, जैसे सर ने भी कहा कि डेटा देख ले तो डिफेक्टर्स को बहुत गंदी तरीके से पनिश किया जाता है लोगों द्वारा। छगन भुजबल इज अ क्लासिकल केस, नारायण राणे इज अ क्लासिक, वो तो असेंबली सीट भी नहीं जीत पाया। एग्जैक्टली, स्ट्रॉन्ग होल्ड था नारायण राणे का, ही वाज अ टेरर इन दैट एरिया, वेरी पावरफुल लीडर। वहां से असेंबली से छोटा कार्यकर्ता से हार गए। छगन भुजबल माझगांव इलाका बंबई का, वहां से असेंबली सीट भी नहीं निकल पाए। तो ये तो बाद में होता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म गेम लॉन्ग टर्म गेम, उसकी एक भी बात अलग होती है। एक और चीज यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा कि अभी फिलहाल उद्धव ठाकरे का इमेज ना आई थिंक थोड़ा सा टॉप पे है, कि कोविड का जो हैंडलिंग था महाराष्ट्र का, वो फिर भी बाकी स्टेट से इफेक्टिव था। उन्होंने नंबर्स नहीं छुपाए, उन्होंने रियल डेटा दिया, उन्होंने स्ट्रेटेजिकली वैक्सीन का डिप्लॉयमेंट भी किया और इफेक्टिवली किया। काफ़ी हद तक गवर्नमेंट फोकस थी वहाँ पे कि आपको ये कोविड से डील करना है, और वही एक प्रायोरिटी है। और मुझे लगता है कि ओवरऑल उनका एक महाराष्ट्र में इमेज पॉपुलर है। प्लस आई थिंक मुंबई पुलिस का जो एक मिसयूज हो रहा था देवेंद्र फडणवीस के टाइम पे, वो इन्होंने बंद कर दिया। इवन मतलब एक्सपेक्ट तो ये कर रहे थे कि शिवसेना बेसिकली इसको पूरी तरीके से मिसयूज करेगी, जैसे उनका एक ट्रेडिशनल कैरेक्टर है अग्रेसिव पार्टी का। लेकिन उल्टा हो गया कि मुंबई पुलिस का ऐसे मिसयूज एक तरीके से दिखाई नहीं दे। अर्नब गोस्वामी का एक केस था जब ये हुआ था, बट लेकिन उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग चीज की कि दिल्ली में इधर उधर कोई हेट स्पीच या सुल्ली डील्स वगैरह का केस हो जाता था तो मुंबई पुलिस को भेज देते थे वो उससे डील करने के लिए। दो चीजें और हैं इसमें गिरीश जी, दो सवाल हैं दोनों के अलग अलग। एक तो ये कि ये जो शिवसेना है
ये वो वाली शिवसेना तो नहीं है जिसका कैरेक्टर एकदम अलग हुआ करता था, और कम से कम किसी लीडर की हैसियत इतनी नहीं हुआ करती थी कि इतना बड़ा फैसला ले ले, इतना बड़ा बगावत कर दे। तो और शिवसेना बहुत बैकफुट पे नजर आ रही है टॉप लीडरशिप। एक चीज़ ये कि ऐसा क्यों है, क्या शिवसेना का बेसिक कैरेक्टर उद्धव के टाइम में बदल गया है? और दूसरा, आप चूंकि वहाँ पर रह रहे हैं बॉम्बे में, आप पूरी पॉलिटिक्स को देख रहे हैं शिवसेना की और उनके बाकी दलों की, क्या उद्धव ठाकरे की अपनी राजनीतिक क्षमता के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है? लोग कैसे देख रहे हैं? क्या उनकी नेतृत्व की जो क्षमता थी वो इस लायक, या इस, क्योंकि पता नहीं चल पाना और 40 से ज़्यादा विधायक आपके बॉर्डर क्रॉस करके चले जाएं, तो ये आपके नेतृत्व क्षमता पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सही बात। तो क्या उद्धव ठाकरे असल में उतने टैलेंटेड, उतने योग्य, उतने प्रतिभाशाली राजनेता, या उतने, मैं कहूं कि श्रूड पॉलिटिशियन नहीं है? ये दूसरा पहला सवाल शिवसेना की स्टाइल के बारे में जी। पॉलिटिकल पार्टीज का जो बर्ताव होता है वो सोसाइटी के बर्ताव से इट्स ऑलवेज पैरेलल, राइट? सो जब लेबर मूवमेंट्स पावरफुल थी और जो स्ट्राइक्स और ये सब होता था, तब see everything is so linked. Like for example, Angry Young Man image of Amitabh Bachchan was around the same time when labor movement चल रहा था, unrest चल रहा था. So वैसे ही शिवसेना का जो तब का इमेज था, तो it addressed to the society needs कि नहीं वो कानून अपने खिलाफ है तो कानून को ही सीधे करना चाहिए, तो कानून अपने हाथ में लेना चाहिए वाला जो इमेज था, वो पत्थर मारो, that kind of a thing. तो उसके बाद as society settles down, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से देखो और बाकी के जो बदलाव हुए सोसाइटी में, एक थोड़ा सा ठहराव आया है। वैसे लेबर अनरेस्ट वगैरह आजकल दिखती ही नहीं, वो सब चला गया। तो शिवसेना also softened according to that. And एक जो पत्थर हाथ में लेके चलने वाला शिवसैनिक था, उसकी जगह अब दूसरा नए जनरेशन का शिवसैनिक आ गया। तो ये जो सोसाइटी का चेंज है उसके मुताबिक शिवसेना भी बदल गई। तो बहुत साल पहले मैंने भी लिखा था कि अगर शिवसेना डायलॉग चर्चा परिचर्चा में अटक जाए तो वो बीजेपी की बी टीम दिखी जाएगी। शिवसेना को फाइटर ही होना चाहिए। सो ऑन द वन हैंड दे स्टिल आर इन सम एरियाज, on the other, and the third major change that has happened because of the advent of Aditya Thackeray. He's a very suave, articulate, media savvy. नहीं तो मैंने लिखा भी था और मुलाकात मैंने पूछा भी था, शिवसेना ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर कुछ चिंता व्यक्त करे, इट वाज एब्सोल्युटली अनहर्ड ऑफ, कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन शिवसेना नेता वो आजकल वो उसके बारे में चर्चा करने लगे, पेड़ लगाओ, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो ये जो जनरेशनल चेंज है सोसाइटी का भी और शिवसेना का भी, वो हुआ था और उसका भी एक उनको फायदा मिला है, क्योंकि एक शिवसेना की लीडरशिप देखो, जैसे श्रीकांत शिंदे, एकनाथ शिंदे इज टिपिकल नॉट अनएजुकेटेड बट लिटिल एजुकेटेड एंड काइंड ऑफ ए वर्कर स्टाइल पॉलिटिशियन। उनका लड़का ही इज एब्सोल्युटली मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न लैंग्वेज, मॉडर्न कम्युनिकेशन टूल्स, वो सब करने वाला। तो ये जनरेशनल चेंज हुआ है सोसाइटी का और शिवसेना का भी। और वैसे देखा जाए तो भाजपा भी वहां का वैसे ही नहीं ना, अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी वाली भाजपा, कार्यकर्ता के घर में रहने वाले अब तो सब 5 स्टार होटल से चल रहा है सर। वही तो वो भी चेंज है। कांग्रेस बदल गई है, तो लाइक वी ऑल हैव चेंज, तो वो भी बात है। और दूसरा सवाल जो है वो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग वन, वो इमेज के बारे में का मेरा ऐसा मानना है, और थोड़ी सी जो कुछ 41 साल जो जर्नलिज्म में निकालने के बाद जो कुछ लगता है ऐसा, वो एक ऐसे कि लोगों को 2 तरीके के लीडर्स बहुत पसंद होते। लाइक देखो, ये अपनी मानसिकता थोड़ी ऐसी होती है ना कि एक ही, I mean, this is simultaneously Indians loved Jawaharlal Nehru, जिनके बारे में कहा करता था कि उनके कपड़े पेरिस में धोने के लिए जाते हैं, काइंड ऑफ थिंग। एट द सेम टाइम दे अडोर्ड महात्मा गांधी आल्सो, कि जो जो कपड़ा ही नहीं पहनते थे। तो सो सिमिलरली लीडरशिप आल्सो, जो एक दबंग काइंड ऑफ जो लीडर होते हैं, और वो इनिशियली उनको भी बड़ा फेवर में लोग उनके जाते, यार ये भैया लीडर ऐसे ही होना चाहिए। और दूसरी तरफ एक लीडरशिप ऐसी होती है कि भैया मैं क्या करूं, लोग देखो कैसे बदमाश है, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ,
उन्होंने मुझे लाइक अ गुड बॉय नेक्स्ट डोर वाली जो इमेज होती है, तो उद्धव ठाकरे फॉल्स इनटू द सेकंड कैटेगरी। एंड वो जो कोविड के बारे में जो बात थी कि क्या करेंगे, अभी देखो मैं भी बेहाल हूँ और वो बड़ी तकलीफ है वगैरह, काइंड ऑफ एन अप्रोच था उनका, दैट हिट वेरी हार्ड, इट रियली सक्सीडेड। और दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस थे कि नहीं वो सरकार गिरानी चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, काइंड ऑफ वो एग्रेशन था। तो एग्रेशन एट टाइम्स इज डेफिनेटली इंटरेस्टिंग, इट वर्क्स, बट एट टाइम्स एग्रेशन आल्सो बिकम्स अ काइंड ऑफ ए ड्रॉबैक। एक छोटा सा एक सॉरी इंटरप्शन करना चाहूंगा, एक मीडिया भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। शार्दुल, मैं सोच रहा था कि इतना नॉर्मलाइज हो गया है बेसिकली हॉर्स ट्रेडिंग, और हमने तो देखा कर्नाटका में हुआ, महाराष्ट्र में पहले भी कोशिश हुई, अभी फिर से हो रहा है, बहुत सारे स्टेट्स में हॉर्स ट्रेडिंग, मध्य प्रदेश में, सब जगह पे बेसिकली लीडर्स इधर उधर जा रहे हैं। तो एक तरीके से आप एंटी डिफेक्शन तो यूजलेस हो ही चुका है, पर इसको ना हम थोड़ा एक्सट्रीम चाणक्य नीति भी कर सकते हैं इसमें। लाइक हम एक आईपीएल प्लेयर्स की तरह एमएलएस का ऑक्शन ही ना करवा दे। मतलब ये आई थिंक एटलीस्ट ट्रांसपेरेंटली जब पता चलेगा कि उनको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, कौन पैसा दे रहा है, तो शायद हम भी एक थोड़ा क्राउड फंड करके, तो मतलब सारी पार्टियां अपने अपने विधायक लड़ाएंगी, जो जिता ले जाएगा उसके बाद वो ऑक्शन करवाएगा। हम सब्सक्राइबर्स को बोलेंगे ना कि हम भी खरीदते हैं एमएलए, चलो। शार्दुल, ये जो जो बिल्कुल, और छोटे सा एक ही पॉइंट मेरा रह गया, वो जो श्रूडनेस की बात कर रहे हैं ना, जी, वो दिखावे वाली बात है। वन ऑफ द श्रूडेस्ट लीडर वी कैन से ही इज, द वे ही अनाउंस्ड डे बिफोर यस्टरडे, ठीक हो, आपको जाना है ना, मैं पसंद नहीं हूं ना, ठीक हो, मैं चीफ मिनिस्टर आपको कर लेता हूँ, आ जाइए, एंड ही लेफ्ट द रेसिडेंट। वो जो एक टर्निंग पॉइंट वाली चीज होती है ना, कि वो जो सिंपैथी वेव वाली, और वो ऑफिशियल रेसिडेंस से घर तक जो जा रहे थे, तो रास्ता फुल ऑफ सपोर्टर्स एंड कार्यकर्ताओं एंड या वो सब होता रहता है, एंड दैट वर्क्स एट टाइम। सो श्रूडनेस नहीं है ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, अगर श्रूड नहीं होते तो चीफ मिनिस्टर तक जाते ही नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक। शार्दुल, हाँ देखिए, कई सारी बातें हो गई, लगभग सारी। कुछ इंटरेस्टिंग बातें, ये शिवसेना पहले वाली शिवसेना अभी तक इंटरेस्टिंग नहीं थी। नहीं, कुछ और इंटरेस्टिंग बातें, जैसे कि अगर ये आप इमेजिन नहीं कर सकते थे, इस बात की कल्पना नहीं हो सकती थी कि पुरानी शिवसेना में कुछ ऐसा हो जाता और महाराष्ट्र भर में जगह जगह प्रदर्शन नहीं होते। अब एक आध औरंगाबाद में हुआ और एक जगह और हुआ थोड़ा बहुत, उसके अलावा कहीं कोई प्रदर्शन नहीं हुए। दूसरी चीज, आप देखें बृहस्पतिवार को जो शिंदे ने ट्वीट किया कि आप किसे धमका रहे हैं, ये मीटिंग के लिए रूल होता है, तो शिंदे इसमें अकेले नहीं है, ये सबको पता है। वो असम में बैठे हैं, बाढ़ग्रस्त स्टेट है, इस समय वहां बाढ़ आई हुई है, लेकिन वो वहां छुट्टियां मना रहे हैं। हाँ। तो इसके पीछे चल रहा है। एक और मजेदार बात जो बहुत कम हुई है आज तक, चंद्रकांत पाटिल मिठाई का डब्बा लेकर अमित शाह जी से मिलने गए। तो ये प्लान में था भाजपा के, सबको पता है, लेकिन जितने भी खबर अलग अलग सूत्रों से लोगों को, जानकारों से पता चल रही है, भाजपा सत्ता बनाने की जल्दी में नहीं है। अच्छा, जो विधानसभा जल्दी में नहीं है ऐसा नहीं, क्योंकि वो पिछली बार जो हुआ था, मैं बात खत्म कर लूं पहले। दूसरा, जितने भी ये संकेत आ रहे हैं, इस सारी खटपट का नुकसान किसे हुआ? ठाकरे परिवार को। सबसे ज्यादा इमेज उनकी खराब हुई, जैसा आपने बताया, पुलिस उनकी सरकार थी, गृह मंत्रालय पवार जी के पास था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चला कि बस में भर के विधायक चले गए, और ये उनकी खबर उन्हें बाद में लगी। ये सारे उनके कहीं ना कहीं नजरअंदाज करने के संकेत देता है। अच्छा, एकनाथ शिंदे, जैसा गिरीश जी ने बताया, इतने छोटे नेता भी नहीं है। थाने का इलाका, रत्नागिरी का इलाका, उनमें उसकी वहां पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है। शिवसेना का एक और कल्चर रहा है, अगर आपको याद हो, क्योंकि बाल ठाकरे चुनाव तो लड़ते नहीं थे। जो भी, जिसका भी कद ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता था, उसमें मनोहर जोशी का एग्जाम्पल बड़ा अच्छा था, और सुरेश प्रभु का भी, उनके थोड़े से पर कतर दिए जाते थे। तो आज के जितने ठाकरे परिवार के नेता हैं, उद्धव हैं और आदित्य आ रहे हैं, ये भले ही दबंग होने की कोशिश करें, लेकिन इनकी जनता में पकड़ नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, जो आपने हिंदुत्व की बात कही, तो देखिए, वो हिंदुत्व को अपनाना बड़ा आसान है, 2-4 उल्टे सीधे वक्तव्य देके सब अपना लेते हैं, भाजपा में आ जाते हैं। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, सिंधिया हो गए, बहुत सारे हैं इसके। लेकिन
बात क्या है कि जब तक उनका अपने चुनाव क्षेत्र पे पकड़ नहीं होगी वो काम नहीं कर पाता। तो पीछे खेल काफी चल रहा है। एक और इंटरेस्टिंग बात, महाराष्ट्र सबसे अमीर स्टेट है और वहां से चुनावी चंदा भी आता है। तो भाजपा का इसमें दो अपने लिए चंदे का तो है ही, अगर वहां विपक्ष की सरकार रहेगी तो उनके लिए भी फंडिंग के ऑप्शन खुले रहेंगे। और मिड टर्म चुनावों के बजाय भाजपा विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करा सकती है। 1 साल से पोस्ट खाली है, उन्हें स्ट्रेंथ पता चल जाएगी। ठीक बात है। इसमें एक दो चीजें हैं, मैं चाहूंगा कि चूंकि गिरीश जी भी कुछ बोलना चाह रहे थे तो वो अपनी बात करेंगे। मैं बस ये करता, ये थोड़ा सा मुझे इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि ठाकरे परिवार की जनता पर पकड़ नहीं है। जनता पर पकड़ ना होती तो वो जो सस्टेन्ड सीटें आती हैं 50 60 70 वो नहीं आती, लेकिन उसमें कोई ग्रोथ नहीं है, ये एक बात ज़रूर है। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी की जो बात कही आपने कि वो सत्ता बनाने की जल्दबाजी में नहीं है, दरअसल उसके पास अभी कुछ जल्दबाजी करने के लिए है नहीं। इस स्थिति में जल्दबाजी करके बीजेपी कोई अपने लिए नेगेटिव मीडिया नहीं खड़ा करना चाहती, ये चीज है। गिरीश जी आप अपनी बात अब पूरी कर लें। मैं यही बता रहा था क्योंकि शिंदे वो मर्जिंग के लिए तैयार नहीं है, वो फॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है डिफेक्शन का, एंटी डिफेक्शन बचाने का, वो भी नहीं हुआ है इसलिए। और दूसरी बात ऐसी कि बीजेपी अभी फूंक पे पी रही है क्योंकि वो अजीत पवार का जो उनकी जो है वो एपिसोड हो गया है। तो अगर इनके साथ डिक्लेयर कर दे और उसमें से कुछ वापस चले ना जाए, इसलिए वो थोड़ा सा तो अजीत पवार के मामले में जो मतलब वो कहते हैं ना कि दूध का जला जो छाछ, तो ये जो अजीत पवार से जो जले थे वो शिंदे के मामले में बहुत फूंक फूंक कर छाछ पी रहे हैं। मराठी तो एक सेइंग पड़े ना, फुंकुन फुंकुन चाह पीने, तो वैसे ही है। And interestingly, in this case, a very significant statement made by शिंदे yesterday, अगर आपके पास जो वीडियो होगा तो उन्होंने ऐसा कहा कि वो अपने एमएलएस को एड्रेस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भैया डरो मत, हमारे पीछे महाशक्ति है और ये महाशक्ति जिसने पाकिस्तान को सबक सिखाया। तो एक बहुत मजे की बात यहाँ पे एक्चुअली बोलना चाहूंगा कि देखो ये 2 एमएलएस ना क्लेम कर रहे हैं कि वो भाग गए सूरत से। और उनकी स्टोरीज बहुत मजेदार है, तो मैं श्रोताओं को थोड़ा सा बताना भी चाहूंगा। एक एमएलए ने कहा कि दौड़ी चल रही है, उनको बताया कि तुमको हार्ट अटैक हो गया है और वो बोले कि हाँ मुझे, वो हॉस्पिटल लेके गए और वहां पे मराठी में खूब टोचा टोची के लिए, मतलब उनको बहुत इंजेक्शन लगाए, लेकिन वो वहां से भाग गए। और दूसरे एमएलए ने बोला कि कोई मीटिंग बुलाई थी, मैंने बोला मुझे टॉयलेट जाना है, फिर मैं वहां से निकल गया थोड़ा सा और फिर वहां से होटल से बाहर जाके 4 किलोमीटर चल के फिर स्कूटर पे बैठ के फिर ट्रक में जाके फिर महाराष्ट्र आ पहुंचा। तो और फिर अभी उनके फोटोज आ रहे हैं कि सब प्राइवेट प्लेन में मजे से जा रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे साथ में। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ क्या बोलते हैं उसको, एक टर्म है, शार्दुल थोड़ा सा हेल्प करना, चिकनिंग आउट बोलते हैं उसको, मतलब हिंदी में याद नहीं आ रहा है मुझे एक टर्म, कि कुछ लोगों का ये भी हो गया होगा ना कि वहां पर पहुंच गए होंगे, फिर वो थोड़ा सा कोल्ड फीट हो गया होगा और फिर सोचा होगा कि यार अब यहाँ से मुझे नहीं लगता है होने वाला है, निकल लेते हैं, फिर कोई तो भी स्टोरी बना के बोल दिया। किसी भी ओटीटी सीरीज से कहीं ज्यादा रोमांचक है ये राजनीति। महाराष्ट्र ऑलवेज एक ऐसे तो हमेशा होता ही है। ठीक बात। बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस है ना पॉलिटिक्स पे। इसके 2 और पहलू हैं, मैं मेघनाद और शार्दुल के अलावा गिरीश जी को भी इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ। एक तो इसका बड़ा पक्ष है शरद पवार और दूसरा पक्ष है कांग्रेस पार्टी। इन दोनों पार्टियों को, जबकि आज की तारीख में अगर आप देख लें जो हालत है उसमें कांग्रेस पार्टी के बारे में ये मान लिया गया है, स्थापित सत्य के जैसा है कि सबसे पहले कोई टूटेगा तो कांग्रेस टूटेगी। उसका कोई माई बाप टाइप नहीं बचा है इस देश में, तो जैसे ही होता है वो टूट जाते हैं, पार्टी टूट जाती है, मनोबल टूट जाता है कांग्रेस पार्टी। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस बहुत इंटैक्ट है। और इनफैक्ट जो कल बयान आया नाना पटोले का या कांग्रेस पार्टी का कि उन्होंने अपने विधायकों को कह दिया कि अपने अपने इलाकों में जाकर आप लोग काम कीजिए अपने क्षेत्र में, बॉम्बे में रहकर वो करने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह की। तो ये कॉन्फिडेंस कांग्रेस पार्टी का एक अलग तरह के का संदेश दे रहा है। और साथ में एनसीपी के पास फिर भी एक बड़ा चेहरा है शरद पवार के तौर पर, एक बहुत बड़ा क्षत्रप है
जो जिसके छाते तले ये MP या MLAs जो हैं, ये नेता जो हैं वो टिके रह सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी किस कॉन्फिडेंस से इतना वो उछल नहीं रही है, मतलब इतना सॉलिड जमी हुई है वहाँ? नहीं, इसके बारे में इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि कांग्रेस की जरूरत ही नहीं है किसी को। जो मुझे चुरा के लेने जाने वाले नहीं है, मुझे मालूम है, तो आई कैन बी रिलैक्स। सही कहा आपने। एक्चुअली बिकॉज एकनाथ शिंदे का अगर डिफेक्शन के बाद इतने सारे उनके पास नंबर है, वो एक बात। एनसीपी के जाने वाले नहीं है क्योंकि उनकी अलग अलग उनके एक इकोसिस्टम है, और कांग्रेस वालों की जरूरत नहीं है, तो उनके लिए तो दे कैन एक्चुअली बी कंफर्टेबल एंड बी कॉन्फिडेंट आल्सो। अच्छा अतुल, जो आज सुबह की खबर आई कि एकनाथ शिंदे का स्टेटमेंट है कि उनके पास 50 विधायकों का समर्थन है, जिसमें से 40 शिवसेना के, तो बाकी 10 कहाँ के? इंडिपेंडेंट एमएलएज है, दैट वो क्लेम कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट एमएलएज है, उनको भी लेके गए। शायद कुछ 16 इंडिपेंडेंट जीते थे महाराष्ट्र से। 13 ओके, हाँ 13, तो उसमें से 10 ले लिए होंगे। आई मीन इंडिपेंडेंट को लेने में क्या ही जाता है। तो गिरीश जी को जो कि निकलना भी है, तो मैं चाहूँगा गिरीश जी आप हमारे जो श्रोताओं को अपना रिकमेंडेशन अगर है तो दे दें, उसके बाद हम आपको चर्चा से मुक्त कर देंगे। रिकमेंडेशन अबाउट कोई भी मूवी, कोई भी बुक, अगर आप कोई रिकमेंडेशन देना कोई चाहेंगे, या कोई आर्टिकल, कोई रिपोर्ट्स, कुछ भी जिसको being a writer myself, generally I move around books. Movies वगैरह इतना देखा नहीं जाता, बट जो करंटली जो एक किताब पढ़ रहा हूँ वो तो इतनी फैसिनेटिंग किताब है। रिचर्ड एटन करके बड़े हिस्टोरियन है, और इट्स टाइटल इंडिया इन द पर्शियनेट एज। तो वो आई विल रिकमेंड एवरीबडी हूएवर कैन रीड इंग्लिश हैज टू रीड इट, क्योंकि जो अपने जो इतिहास के जो एक अंडरस्टैंडिंग है कि मुसलमानों ही थे, उन्होंने मंदिर तोड़ दिए, वो सब जो कुछ हुआ भारत में, इस धरती पर जो कुछ हुआ तो उनकी वजह से ही हुआ। So, Mr. Eaton actually describes each and everything in such a minute detail कि देखो, जब हिंदू राजा थे वहां पे, उन्होंने भी बहुत सारी मंदिरें तोड़ी है। Right. सोमनाथ के मंदिर के ऊपर वो राजपूतों का भी हमला हुआ है, और वो इतनी अच्छी डिटेलिंग है उसकी कि वन ऑफ द बेस्ट बुक सो फार ऑन इंडियाज पास्ट। और एक इन्होंने डिस्क्रिप्शन ऐसा दिया है कि वो कहते कि जब अमेरिका के ऊपर समझो स्पेनिश का हमला हुआ, तो स्पेनियर्ड्स का हमला हुआ कहते थे। भारत के ऊपर जो अलग अलग आक्रमण हुए, तो उनका डिस्क्रिप्शन हम सब सिर्फ यवनी आक्रमण कहते हैं, टर्क नहीं कहते, मुगल्स नहीं कहते, वो सब एक धर्म के से जुड़े हुए हैं, और इसकी वजह से क्या गलत फहमी हुए। दिस इज अ वेरी फैसिनेटिंग रीड एक्चुअली। ठीक है। एक जाने से पहले एक छोटा सा सवाल था सर आपसे कि एक जर्नलिस्ट और थोड़े से पॉलिटिकल सर्कल्स में एक उड़ती हुई खबर आ रही है कि जैसे शिंदे जी बीजेपी से बात कर रहे हैं, वैसे ही शायद पवार जी भी बीजेपी से बात कर रहे होंगे वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म करने की, तो इसमें कुछ सच्चाई है? 60s और 70s में ऐसा होता था, भारत में कुछ भी हुआ तो उसके पीछे CIA का हाथ होता था। अभी तो कुछ भी उसके अभी कुछ भी हो, और किसी से भी आप कोई सेफली कुछ जोड़ना चाहते हैं, तो वो शरद पवार जी से जोड़ दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू, माय प्लेजर, थैंक यू सर। चर्चा जारी रहेगी, और इसका जो एक और पहलू है जिस पर जो कि महाराष्ट्र की क्राइसिस से जुड़ा, ज़्यादातर बातें तो गिरीश जी ने और बाकी हमारे साथियों ने बताई हैं, लेकिन मैं उस पर थोड़ी सी और विस्तार से बातचीत करना चाह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की भूमिका पर और शरद पवार की भूमिका पर। शरद पवार खासकर जो महाराष्ट्र की राजनीति के बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं, और जिस तरह से उन्होंने मैं नहीं कहूँगा क्योंकि इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लग गया था इस चुनाव के बाद 2019 के, और ये माना जा रहा था कि अब तो भारतीय जनता पार्टी या तो चुनाव करवाएगी या फिर ये, उसमें जिस तरह से एनसीपी टूटी, राष्ट्रपति शासन हटा और फिर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार बनी, तो वो कहा गया कि शरद पवार का जो पॉलिटिकल जो एक्यूमेन है, जो उनका विजन है, जो उनकी सोच है,
उसका कोई मुकाबला नहीं है। बीच में आपने देखा कुछ दिन पहले, पिछले एक दो हफ्ते पहले राष्ट्रपति पद के लिए भी उनका नाम चला, हालांकि उन्होंने उससे मना कर दिया। तो अब ले देकर जो उम्मीद बची है शरद पवार के ऊपर रह गई है लोगों की, कि शरद पवार शायद इस दलदल से बाहर निकलने का कोई रास्ता तैयार कर सकते हैं। संभव है कि जो मेघनाथ आप बता रहे हैं वो उसी प्लान का हिस्सा हो। मुझे बहुत भरोसा नहीं हो रहा है कि ये बात सच हो सकता है कि ये एक पैरेलल नैरेटिव चलाने के लिए भी कई शायद हाँ मतलब मीडिया में डाउटफुल भी हो सकता है। लेकिन अगर आप शरद पवार की थोड़ी सी हिस्ट्री भी देखेंगे तो एनसीपी हमेशा ऐसी एक पार्टी रही है जो कि एक किंग मेकर पार्टी की तरह सामने आती है, और वो ऐसे पार्टीज को सपोर्ट करती है जो पावर में आएंगे और फिर उनको एक हाथ दो पोर्टफोलियो मिल जाएंगे, उनका पार्टी का एक दबाव रहेगा और उनके एरियाज बहुत सेट है। जैसे उन्होंने कहा कि एनसीपी का ऑलरेडी एक इकोसिस्टम है महाराष्ट्र में, तो कुछ इंडस्ट्रीज जैसे शुगर इंडस्ट्री और कुछ बेल्ट्स है, फार्मिंग बेल्ट्स, वहाँ पर शरद पवार का बहुत दबदबा है। और अगर आप उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको देखेगा कि लोग उनको वर्शिप करते हैं। और वर्शिप कैसे करते हैं, मतलब उनके नाम के हॉस्पिटल, उनके नाम के सब कुछ है, और वहाँ पर आपको एक भी ऐसा परिवार नहीं मिलेगा जिनको शरद पवार ने पर्सनली हेल्प ना किया हो। तो मतलब वो इतना इन्फ्लुएंस बना के रखते हैं अपना और ग्राउंडेड रहते हैं। तो उनको ये रूटेड रहने की वजह से, ग्राउंडेड रहने की वजह से मुझे लगता है कोई थ्रेट नहीं होता है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ये सब कहने के बाद मुझे ये भी कभी कभी डाउट होता है कि शरद पवार की हेल्थ अच्छी नहीं है। हाँ। वो एकदम ऐसे कोई क्राइसिस हो जाता है या फिर कोई एक बहुत बड़ी घटना होती है तब भी बाहर आते हैं, एक दो स्टेटमेंट देके आप देखेंगे कि वो चले जाते हैं। तो वो भी एक आई थिंक एक वीकनेस है जो एनसीपी में एक बहुत बड़ी वीकनेस है। और दूसरी चीज़ मुझे लगता है शिवसेना में हुआ ये कि उद्धव ठाकरे को कोविड हो गया और वो आइसोलेट कर रहे थे, और ये मौका देख के आई थिंक एकनाथ शिंदे और सबने एक मौका देख के चौका मार दिया बेसिकली। तो ये हमको कुछ चीजें हैं जो एकदम नजर में नहीं आती, लेकिन इन पे भी थोड़ी सी नजर रखनी पड़ेगी। शार्दुल, देखिए आपने जो बात कही शरद पवार जी के लिए वो बिल्कुल ठीक है। हिंदुस्तान के पिछले 30-40 साल के इतिहास में सबसे समझदार राजनीतिक समझ रखने वाले नेताओं में से एक वो रहे हैं। लेकिन ये जो महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि भाजपा पवार परिवार को भी निशाना बना रही थी, राइट, लगातार। और अगर सत्ता के बाहर अभी ये हो जाते हैं तो आप देखिए कि नुकसान सबसे ज्यादा शिवसेना को होगा। जो अतुल जी ने बात कही कि उनका वोट शेयर एक रहा है, लेकिन उनका महत्व राज्य की राजनीति में कम होता जा रहा है। भाजपा जूनियर पार्टनर से बहुत बड़ी पार्टनर बन गई और शिवसेना वहीं रह गई है। अच्छा, बाल ठाकरे और उद्धव का राजनीति करने का तरीका भी अलग है। वही बात अजीत पवार और शरद पवार पर भी लागू होती है। तो ये राजनीतिक संकट इन सबके सामने खड़ा है। शरद पवार से अब ये चूक हुई या इसके कयास लग रहे हैं कि कहीं कोई मिली भगत है, लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पे नहीं लगता मिली भगत है। कि शरद पवार को बिना पता चले इतना सब राज्य में हो जाना, ये अब तक तो असंभव सी बात लगती थी, जबकि उनकी पार्टी सत्ता में भी है। हमने भी एक रिपोर्ट की, उसमें जिक्र किया कि शिवसेना के लोगों की बड़ी शिकायत थी कि उन्हें साइन कराने के लिए फंड के लिए अजीत पवार के पास ही जाना पड़ता था, मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जाता था। तो अभी अंदर क्या चल रहा है पता नहीं, लेकिन ये बात पक्की जरूर है कि अगर इसका कोई हल निकलेगा तो उसमें जो भाजपा के पक्ष में नहीं होगा तो उसमें शरद पवार का बड़ा हाथ होगा। लेकिन अगर जो लग रहा है ऐसा नहीं होगा तो उसमें उनका व्यक्तिगत स्टेक भी काफी ज्यादा है। ठीक बात है। ये ऐसी स्थिति है जहां पर क्या पता, गिरीश जी ने जो कहा कि डिफेक्टर्स जो हैं वो चले जाते हैं और उसके बाद तात्कालिक लाभ देख के, लेकिन बाद में फिर वो सरवाइव नहीं कर पाते। ज़्यादातर केसेस में ऐसा हुआ। क्या पता शिंदे जितने बड़े डिफेक्ट करके जा रहे हैं, एक नया छत्रप तैयार हो रहा हो महाराष्ट्र की राजनीति में। हमने अतुल एक छोटी सी बात और जो मेरे को अभी आपने जब ये बोला तब दिमाग में आई कि आप देखिए जहां भी ये राज्यों में हो रहा है वहां पर जितने भी ये वंशवाद के उत्तराधिकारी हैं ना दलों में, उन सबको नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि उनका उतना मास अपील नहीं है जितना उनके पहले वाले उनके वंश के लोगों का था जो पार्टी में खड़े थे, चाहे वो उद्धव। उसमें एक चीज है, लेकिन मैं जोड़ना चाहूंगा कि वंशवाद और ये सब तो अपनी एक इनबिल्ड प्रॉब्लम भारतीय राजनीति की हो गई है, 70 साल की आज की नहीं है। हाँ। लेकिन जिन तरीकों से इसको डिस्टेबलाइज किया जा रहा है वो बहुत ही अनैतिक तरीके हैं,
उस हाँ, मैं पर यही नजर, कहना चाह रहा था कोर कि पे भाजपा नजर रखनी अपने चाहिए उस कि पॉलिटिकल पॉइंट इसका को ये मतलब आगे नहीं बढ़ा रही है है। कि इसका ये मतलब नहीं है कि उद्धव ठाकरे वंशवाद की वजह से आज इस बुरी स्थिति में है, या तेजस्वी हाँ, यादव बिल्कुल। उसकी वजह से है, या अखिलेश यादव। ये सेंटर में बैठी हुई एक पार्टी है जो बहुत अनैतिक तरीके से बहुत सारे काम कर रही है, जिसका डेमोक्रेटिक जो ट्रेडिशंस हैं, जो वैल्यूज हैं, उसमें बहुत जीरो भर का, ढेले भर का यकीन है। और हाँ, इस वजह से ये क्राइसिस बिल्कुल। पैदा की जाती है, क्योंकि आपके झोले में पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पहले यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के बारे में ये कहानी कही जाती है कि छोटे स्टेट है, कहीं 30, कहीं 35, कहीं 40, कहीं 45 सीट हैं, आप ब्रीफकेस में पैसा भर के गए, 15 विधायक खरीद के सरकारें बदलते थे। अब आप बड़े स्टेट में ये देख रहे हैं, हर तक कर्नाटक हो गया, MP हो गया, महाराष्ट्र में चल रहा है, महाराष्ट्र में एक बार हो चुका है। मतलब आप डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस की धज्जी उड़ाए पड़े हैं। हाँ। ये तो बहुत छोटी चीज है इसमें कि कोई वंशवाद की वजह से आया है, और बीजेपी में गिनना शुरू कीजिए तो वंशवाद की अभी आपको पोल खुल जाएगी। मेरा कहने का यही मतलब था कि वो अपनी उस पॉलिटिकल पिच को ही और हवा दे रही है लोगों के सामने रखने के लिए। एक और चीज है यहाँ पे कि बीजेपी का ना बहुत सब्जेक्टिव अप्रोच है मैंडेट की तरफ, कि बीजेपी जब जीत जाता है तब वो पब्लिक मैंडेट, वो बहुत सही है, सही डिसीजन लिया। बट कोई और पार्टी अगर गवर्नमेंट फॉर्म करती है तो बोलते कि ये बेसिकली ये मैटर ही नहीं करता है। और आई थिंक ये एक हवा भी फैलाई जाती है मीडिया के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू या व्हाटएवर, कि ये पूरा नॉर्मलाइज हो जाए कि अब बीजेपी को वोट किया मतलब सब सही है, लेकिन किसी और पार्टी का वोट किया मतलब गलत मैंडेट आया है, मतलब ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता। मुझे समझ में नहीं आता कि महाराष्ट्र वाले में आप कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिज्म था पहले, मध्य प्रदेश में किसको मैंडेट मिला था? वो भी है, 2 ही सीट, 1 सीट से तो कम था। मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल सरासर कोविड तो से आपने तो बुलडोजर चला दिया। बिल्कुल, नहीं, उसके पहले जो कमलनाथ का मैंडेट था इलेक्शन में, मैं वही उसकी तो बात कह रहा हूँ, है। लॉकडाउन कुछ दिन रोके रखा, सरकार गिरा के फिर लॉकडाउन लगा था, याद हो आपको 2020 में असेंबली में लॉकडाउन लग गया था। लेकिन मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि अब ऐसा सिचुएशन हो गया है कि कोई भी जीतेगा तो बीजेपी पावर में आएगी, क्योंकि रिसोर्सेस का इम्बैलेंस इतना ज्यादा हो गया है कि बीजेपी एक तो रिचेस्ट पार्टी है, इलेक्टोरल बॉन्ड से उनको भर भर के अनोनिमस पैसा आ रहा है, उनके पास इतना पैसा है। और उल्टा हो रहा है कि जब और कोई पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेती है तो एसबीआई उनको बता देता है कि किसने। अच्छा, ये अपने आप में बड़ी विडंबना की स्थिति है कि कल एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी का 96 वाला वो वीडियो, जो पार्लियामेंट में इस्तीफा देने वाला। अब इतनी बुरी स्थिति, और ये अपने आप में इतना बड़ा तमाचा है पूरी पॉलिटिक्स के ऊपर, खासकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, क्योंकि जो आदमी वो भाषण दे रहा है और जो आदमी इतने हाई मोरल पेडेस्टल पे खड़ा होकर कह रहा है कि मैं जा रहा हूं इस्तीफा देने, आप कह रहे हैं सत्ता, ऐसी सत्ता को मैं चिमटी से भी नहीं छूऊंगा, ठीक है, उस पार्टी के लोग आज हर वो अनैतिक काम कर रहे हैं जिसके खिलाफ अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय इस्तीफा दिया था। उसी वैल्यूज की तो बात करके वो जा रहे थे उस समय, और आज उसके हर उल्टा काम यहाँ पे हो रहा है। खैर, ये तो ऐसी बातें होगी कि पॉलिटिक्स में हम नैतिकता की बात खोज रहे हैं और जो कि होती नहीं। लेकिन एक छोटा सा ऐड करना चाहूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी जो कैंप है, उनके जो व्यूज थे वो नरेंद्र मोदी से कभी मिलते नहीं थे, उनके वहां तो पे आप भी मान लीजिए ना अनबन चल रही तो थी। मैं वही कह रहा हूँ कि आप मान लीजिए फिर कि ये भाजपा बदल गई है, हमने अपना कैरेक्टर बदल लिया है, हमको अपने उस हिस्ट्री से ना कोई लेना देना है, ना हमारा कोई उससे जुड़ाव है। अब मान लीजिए ये भाजपा मुझे लगता है इंदिरा गांधी के फिलॉसफी से ज्यादा क्लोज है अटल बिहारी से। तो हमारे 2 जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका छोटा छोटा लेटर है, मैं चाहूंगा कि उसको पढ़ लिया जाए। हाँ मेघना, पहला लेटर आता है SS से, फीडबैक है, just wanted to give a thumbs up to the Charcha team for great discussions, thank you. Meghnad is also doing an excellent job on Sansad Watch, thank you again. Is there a Hindi version for it and can it be recorded in English so my mom can understand? तो मैंने अभी तो बॉम्ब शुरुआत में गिरा ही दिया है। She keeps saying she doesn't understand the parliamentary procedures enough to comment on things that are going wrong these days and she would genuinely like to know more. Just a thought, it might help penetrate the older generation. लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि हमारी सारांश की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है अभी। तो कुछ न कुछ चीजें आती रहेंगी। हम लोग जो मेघनाथ का शो है उसका कुछ ऑल्टरनेट पर विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसको कैसे आगे बढ़ाना है, तो उसका कुछ न कुछ विकल्प आपको मिलेगा। और ये आइडिया अच्छा है कि इसको हम इंग्लिश में करें ताकि हर तरह के ऑडियंस को उसका फायदा मिले। हाँ, और बेसिकली द आइडिया, संसद वॉच का आइडिया यही था कि ऑलरेडी एसेंशियली एक प्योर इंग्लिश शो भी चाहिए था हमको, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस है जिनको हिंदी नहीं समझ में आता, जैसे आपके माँ को इंग्लिश नहीं समझ में, जैसे बहुत सारे लोगों को हिंदी भी समझ में नहीं आता, तो वो ऑडियंस को भी दिमाग में रख के थोड़ा सा हमने किया था। हुआ क्या कि न्यूसेंस थोड़ा सा इंग्लिश हो गया था और
टिप्पणी तो प्योर हिंदी है ही, तो एक ऐसा भी शो चाहिए था जो पूरी तरह इंग्लिश में हो, और हम थोड़ा सा अवॉइड ही करते हैं वहाँ पर इंग्लिश करने का, क्योंकि फिर थोड़ा सा हमको एक ग्लोबल ऑडियंस की तरह से और साउथ इंडियन ऑडियंस की तरह से भी हमको उस पर नज़र रख रहे थे हम। दूसरा लेटर आता है गौरव से। हेलो टीम, शिकायत है। I have been NL subscriber for more than 5 years now and fan of the content you post. 2 weeks back, External Affairs Minister had interview in Globsec 2022, which has gone viral over the internet. However, this was not covered at all in NL Charcha discussion. Is it possible to discuss it in next Charcha? तो नॉर्मली जो न्यूज़ साइकिल होती है उसमें 2 या 3 हफ्ते पुराना तो बहुत ही पुराना हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं। ये वही स्पीच था क्या जहाँ पर उन्होंने क्या बोला था? मैं बताता हूँ उन्होंने क्या कहा था कि जो भारत की आलोचना हो रही है रशिया का पुरजोर विरोध ना करने पर, उससे गैस और पेट्रोलियम खरीदने पर, उन्होंने कहा था कि जितना भारत खरीदता है उससे ज्यादा तो एक घंटे में यूरोप खरीदता है। हाँ, यूरोप के जर्मनी और ये सब देश खरीदते हैं, तो आपकी आलोचना ठीक नहीं है। और दूसरा, हर देश को अपना हित देखने का हक है पूरा। ठीक बात। वो वायरल हो गया था वीडियो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसीलिए आई थिंक ये मेंशन कर रहे थे। आई थिंक वो हम तो मिस कर गए गौरव, पर हाँ एक ज़रूरी विषय तो था वो जिस पर बातचीत हो सकती थी। कई बार क्या होता है कि हम प्रायोरिटाइज करने में भी हो जाता है कि 3 डेवलपमेंट हैं, हम 2 ही 3 पे बात कर सकते हैं, 2 ही पे बात कर सकते हैं, तो एक छूट जाता है। उस लिहाज से भी ये चूक हुई होगी। आखिरी जब कभी विदेश नीति पे चर्चा होगी तब ये बात आ जाएगी। हाँ। आखिरी में बस एक श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि अगर आप हमको लेटर्स लिखना चाहते हैं तो आप podcast@newslaundry.com पर NL चर्चा सब्जेक्ट लाइन लिखकर एक लेटर लिख सकते हैं, और आप इंग्लिश या हिंदी में दोनों में दे सकते हैं। जैसे कि आपने देखा आज दोनों लेटर हमको इंग्लिश में आए, हम वो भी पढ़ेंगे, हिंदी में आए तो वो भी पढ़ेंगे। और अगर आपको एक और जगह चाहिए जहाँ से आप लेटर भेज सकते हैं तो newslaundry.com/podcast-letters पर जाके एक फॉर्म मिलेगा, वहाँ पर भी आप लेटर्स भेज सकते हैं। और हमें फीडबैक देते रहिए, और अतुल सुनते रहेंगे, मैं भी ये पॉडकास्ट सुनते रहूँगा, और मैं भी फीडबैक दूंगा। अब मैं लेटर लिखूंगा अतुल आपको। अब मैं लेटर लिखूंगा। 200 शब्दों से कम होना चाहिए। जी शार्दुल जी। नहीं, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। मेरे लिए भी लिमिट कोई लिमिट नहीं है। आप लिख सकते हैं अपने लेटर्स। कश्मीर की कहानी हमारा जो कॉमिक है अनिल सेना के जरिए कंप्लीट हुआ है ये प्रोजेक्ट, ये उपलब्ध है अब, तो हमारे मर्च से आप इसको खरीद सकते हैं। हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं, जो कि राष्ट्रपति चुनावों से जुड़ा मसला है। आप लोगों को पता है कि जुलाई के महीने में राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं राष्ट्रपति पद के लिए। जो हमारे मौजूदा राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, वो उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, और नए राष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है द्रौपदी मुर्मू जी को। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी हैं, उड़ीसा गवर्नर रह चुकी हैं झारखंड की, उड़ीसा के मयूरभंज जिले से ताल्लुक़ रखती हैं, और कई मामलों में द्रौपदी मुर्मू का जो पूरा करियर है बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि कुल राजनीतिक करियर के लिहाज से देखें तो द्रौपदी मुर्मू का कुल कार्यकाल अभी कुल जीवन 25 साल का है। 1997 में वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी थी, और पहली बार वहाँ पर मयूरभंज का जिले का एक कस्बा है, वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जो नगर पंचायत होता है उसमें चुनी गई थी, और वहाँ से उनका कुल सफ़र है अब तक का राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए वो मैदान में हैं। और दूसरी तरफ जो पोजीशन पार्टियां हैं उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है यशवंत सिन्हा को। यशवंत सिन्हा के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी में थे पहले, उससे पहले नौकरशाह थे, विदेश मंत्रालय के मुख्य सचिव रह चुके हैं, और बीजेपी में थे, विदेश मंत्री रह चुके, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में विदेश मंत्री थे, और उसके बाद उनका भारतीय जनता पार्टी से फॉल आउट हुआ और टकराव हुआ नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद। जो मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा बदला नया वाला, तो उसमें उसके जो स्वाभाविक जो शिकार थे वो उनमें यशवंत सिन्हा भी एक हैं। और यशवंत सिन्हा अब फिलहाल तृणमूल कांग्रेस से जुड़े थे, वहाँ से भी अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया प्राथमिक सदस्यता से, क्योंकि उनको राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना था। भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखें अगर मेघनाद इसमें, तो उनके उम्मीदवार के चयन में दिखता है कि बहुत प्रॉपर पॉलिटिकल कंसिडरेशन है, बहुत प्रॉपर
राजनीतिक गुड़ा, नफ़ा नुकसान सोच के, और उसके अलावा रिप्रेजेंटेशन के नज़रिए से क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ों को और है ना, और थोड़ा सा जो मैजिक नंबर है 50% से कम है, बीजेपी के पास नंबर अपने पास इंडिपेंडेंटली कम है, 48 समथिंग 49 है ना, तो ओवरऑल विपक्ष का मिला के नंबर ज़्यादा था, लेकिन अगर कैंडिडेट के चयन में आप देखेंगे तो मास्टर स्ट्रोक है वो, बिल्कुल है ना, कुछ इनको चुन के उन्होंने बीजेडी का सपोर्ट गारंटी कर लिया और वाईएसआरसीपी का भी झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जाएगा आज नहीं तो कल, क्योंकि आदिवासी आइडेंटिटी की पार्टी है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है कि अपने समाज के किसी व्यक्ति को, और उन्होंने इशारा कर भी दिया है कि उसके अलावा कुछ नहीं। उसके हिसाब से अगर हम अपोजिशन के नेता का चेहरा देखें, यशवंत सिन्हा देखें, तो नो ब्रेनर टाइप, मतलब दिमाग अपना दिखता नहीं है। नहीं, पर एक मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा सिंबॉलिकली देखें, क्योंकि प्रेसिडेंट का पोस्ट तो सिंबॉलिक ही है, आई मीन ऑब्वियसली, हालांकि बहुत ताकतवर पोस्ट भी बन सकता है परिस्थितियों में वो, प्रिसाइसली, मतलब एक मैं बस एक छोटा सा एक आपको रोल के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि आर्टिकल 74 ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हिसाब से उनके एडवाइस से डिसीजंस लेंगे, और उसके अलावा कोई वो डिसीजन वैसे तो ले नहीं सकते। और अगर उनको डाउट होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने सही सलाह नहीं दी है या फिर बिल पास किया है जो उनको अग्री नहीं करते, वो एक बार वापस भेज सकते, लेकिन वहाँ से फिर से उनके पास वापस आने के बाद उनको पास करना ही पड़ेगा। तो वो एक चीज़ है। तो वैसे रबर स्टैम्प जो बोला जाता है वो यहाँ से आता है। लेकिन दो बड़ी पावर्स जो है प्रेसिडेंट के पास वो मेंशन करने लायक है। एक तो इमरजेंसी की पावर, इमरजेंसी डिक्लेयर करने की पावर, जो कि 1975 में हुआ था, एक ही बार हुआ था। और एक मैं बुक पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा गया था कि जब इंदिरा गांधी ने लेटर भेजा था, ड्राफ्ट लेटर, तो उन्होंने एक टॉप सीक्रेट एनवलप में उनको भेजा था। तो तब के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद थे जिनको वो लेटर भेजा था जिसपे टॉप सीक्रेट लिखा था। उन्होंने वो पढ़ा और फिर सलाह मांगी अपने सेक्रेटरी से कि भैया क्या करे। तो उनको यही सलाह दी कि आपको काउंसिल जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग जाना चाहिए। बट उन्होंने ये भी बोला कि काउंसिल को तो कुछ पता ही नहीं है इंदिरा गांधी ने डिसीजन लिया, काउंसिल को कुछ पता नहीं है, तो टेक्निकली आपको कोई एडवाइस कर नहीं रहा है। तो उन्होंने बोला कि मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। तो वो अंदर गए रूम में, फ़ोन किया, 10 मिनट बाद बाहर आए तो इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी को पकड़ा दिया लेटर की इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है। फिर उन्होंने ट्रैंक्विलाइजर लिया और सो गए। ये बुक में लिखा हुआ है। वो ये कौन सी किताब है? ये है ये इमरजेंसी क्रॉनिकल्स इंदिरा गांधी द डेमोक्रेसीज टर्निंग पॉइंट, ज्ञान प्रकाश की ने लिखी हुई है। तो मतलब ज्ञान प्रकाश कौन, मैंने नाम नहीं सुना। मतलब ये मुझे एक रेफरेंस मिला था, तो मैं सोच रहा था कि तो बता अपने विवेक का प्रयोग करें, इस तरह के विवेक का प्रयोग करें, एग्जैक्टली इस तरह के एनेक्डोट्स में। लेकिन इसमें ट्रैंक्विलाइजर लेके पता लगा आप भी बेहोशी के आलम में चले जाएं। इसमें एक सवाल खड़ा होता है दो कि हमारे हिस्ट्री में एक ही बार इमरजेंसी हुआ है और तब आपको दिखाई दे रहा है कि प्रेसिडेंट ने वैसे तो रेजिस्ट नहीं किया, लेकिन अभी तक ये भी नहीं देखा गया है कि किसी ने इमरजेंसी, शायद काउंसिल ने डिक्लेयर किया या फिर प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया, लेकिन प्रेसिडेंट ने नहीं बोल दिया। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि प्रेसिडेंट को आपको भरोसा दिलाना पड़ेगा कि इमरजेंसी डिक्लेयर करने लायक सिचुएशन है, वॉर लाइक सिचुएशन, कोई इमरजेंसी सिचुएशन। तो हमने ये देखा नहीं है हिस्ट्री में अभी तक, इसीलिए हमको पता नहीं कि अगर एक ऐसा प्रेसिडेंट आएगा जो ये मिसयूज ना होने दे। एक और बड़ी ताकत है प्रेसिडेंट के हाथ में, जिसका जिक्र मेघनाथ ने अभी नहीं किया उसमें, नहीं ऑर्डिनेंस से नहीं, वो है कि वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तो बाय मतलब डिफैक्टो वो तीनों सेनाओं का प्रमुख है। तो भारत में ऐसी कोई स्थिति आती, खुदा न खास्ता ऐसी कोई कल्पना हो, तो उसमें प्रेसिडेंट की सबसे बड़ी भूमिका रहने वाली है। जैसे कि कोई बगावत सेना की तरफ से हो या उस तरह की कोई एडवेंचरस आदमी वहाँ पहुँच जाए तो वो उससे खेल कर सकता है। तो वो एक बड़ी ताकत भारत के प्रेसिडेंट के हाथ में। शार्दुल, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि ज्ञान प्रकाश जी जो हैं वो काफी मतलब रेप्यूटेड व्यक्ति हैं। वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के डेटन स्टॉकटन प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के, और उन्होंने एक किताब लिखी थी, 2006 में आई थी आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कब आई थी किताब, लेकिन ये किताब 2018 में आई थी, पर उन्हें 2006 में कोई नाम मिला था। ये काफी मानी हुई किताब है। किताब का नाम है इमरजेंसी क्रॉनिकल्स, इंदिरा गांधी एंड डेमोक्रेसी टर्निंग पॉइंट। तो ठीक बात है।
एक बहुत इंटरेस्टिंग थोड़ा सा प्रेडिक्शन करना चाहूंगा, ठीक है? आप प्रेडिक्शन करें उससे पहले दो तीन जरूरी बातें फिर आप करिएगा। पहली बात तो ये, आप जरा ध्यान से देखिए, ये दोनों राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार दोनों मध्य भारत से हैं, दोनों ही आदिवासी पृष्ठभूमि के हैं, और गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। कहाँ से ये आदिवासी पृष्ठभूमि के हैं? वो भी तो उसी तरह के इश्यूज को रखते रहे हैं, जहां तक मुझे याद है। लेकिन आई मीन यशवंत सिन्हा वो आदिवासी नहीं, तबके से नहीं आते, लेकिन उनकी राजनीति में इस चीज का काफी जोर रहा है पहले भी। यशवंत सिन्हा सिर्फ झारखंड से आते हैं, ये इतना ही उनका है कि वो एक आदिवासी बहुल राज्य से आते हैं, इसके अलावा उनका कोई आदिवासी आइडेंटिटी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था कि गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड के चुनाव भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो जैसे आपने बताया जो दूसरे पक्ष के दल हैं जो भाजपा के खेमे के नहीं उससे पहले गुजरात का है ना, सबसे मध्य प्रदेश और एमपी बाद दिसंबर में। हाँ, और गुजरात में भी आपको याद हो पिछले विधानसभा चुनाव में जो भाजपा को थोड़ा नुकसान हुआ था वो ट्राइबल क्षेत्रों में ही हुआ था, जब उनकी थोड़े वोट वहां कट गए थे। तीसरा तो वो है ही कि इन्होंने राजनीतिक बहुत अच्छा एक कदम उठाया, ट्राइबल राष्ट्रपति नहीं बनाया, मैसेजिंग तो ये है ही। अच्छा, एक चीज इसमें इनकी दिखती है, हालांकि ये पहला मतलब कैंडिडेट पहले नहीं है, कैंडिडेट नहीं, राष्ट्रपति इनका बनना तो तय है। पीए संगमा को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए उतारा जा चुका है, वो भी ट्राइबल्स थे, लेकिन ये राष्ट्रपति बन जाएंगी द्रौपदी मुर्मू जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं बचा। भाजपा के पास लगभग 49% मत हैं, और जैसा आपने कहा झारखंड मुक्ति मोर्चा और छत्तीसगढ़ के दल, वो उनको मिला के आई थिंक कुछ 8% है, तो फिर 49 में 8 मिला, 56-57% के वोट वो कंफर्टेबली जीत रही हैं। अच्छा, भाजपा का आप देखिए, जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं प्रधानमंत्री के रूप में, वो ये सोशल मैसेजिंग, सोशल आइडेंटिटी वाला कैंडिडेट खड़ा करते हैं, लेकिन जिसका राजनीतिक कद उतना बड़ा नहीं होता। तो ये भाजपा को बहुत सूट करता है, लाइट वेट, लेकिन मैसेजिंग पूरी हो जाती है। जैसे कि मैंने कहा, प्रेसिडेंट का पोस्ट वैसे भी सिंबॉलिक है, तो उसी को नजर रखते हुए भाजपा एक्चुअली एक सिंबॉलिक फिगर ही खड़ा कर देती है। आई मीन इट मेक्स सेंस। स्वाद वाले कम हो, लेकिन रंग चोखा तो उनके पास हमेशा के लिए कहने के लिए हो जाएगा कि देखिए हमने एक ट्राइबल व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया, एक महिला ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन दिया शीर्षस्थ पद पे, तो उनकी मैसेजिंग पूरी है, वो पूरे। मैं असल में इसमें जो शुरुआत में बात कर रहा था वही, उस पर हम थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं और उसके बाद फिर अपनी चर्चा को रोकेंगे। जो मैंने कहा कि जो विपक्ष की पूरी स्ट्रेटजी रही चुनने में, वो बड़ी मजबूरी का चयन है। यशवंत सिन्हा बहुत मजबूरी का चयन, क्योंकि जैसा मैंने बताया पहले शरद पवार थे जो कि बहुत पावरफुल एक हो सकते थे, शरद पवार के उसके बाद गोपाल कृष्ण गांधी थे। गोपाल कृष्ण गांधी के साथ एक लेगेसी का फैक्टर जुड़ा था कि भाई महात्मा गांधी के पड़पोते हैं, तो वो हो सकते थे, लेकिन वहां पे भी बात नहीं बनी। इसके बाद यशवंत सिन्हा के ऊपर बात आई, खैर, लेकिन इस बीच में एक दो और डेवलपमेंट हुए। आप देखेंगे कि ये जो यशवंत सिन्हा का नाम आया वो विपक्ष के ममता बनर्जी ब्लॉक से आया। एग्जैक्टली। और जो दूसरा बड़ा ब्लॉक था या अब तक है भारतीय राजनीति में, वो सोनिया गांधी, कांग्रेस के इर्द गिर्द का जो यूपीए का ब्लॉक है, उसका कोई से नहीं है। लेकिन अगर आप टाइमिंग देखें, जब ये पूरी प्रक्रिया जैसे ही शुरू हुई, उसी समय एक और राजनीति इस देश में शुरू हुई। वो राजनीति थी ईडी के जरिए कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडरशिप को समन करना, उसको उलझाना, पूछताछ में 5 दिन, हफ्ते भर, घंटों सुबह से शाम तक जो पूछताछ हुई, 40 से 50 घंटे तक, इन सब चीजों में। तो और ये भी हुआ कब, जब सोनिया गांधी हॉस्पिटल में थी। मतलब एक तरफ सोनिया बीमार पड़ गई, दूसरी तरफ राहुल। तो जो यूपीए जो दूसरा बड़ा ब्लॉक था, जो इसमें जिसका सक्रिय रोल हो सकता था, जिसकी सक्रिय भूमिका होनी थी विपक्ष की तरफ से, वो कुछ कर ही नहीं पाया, उसको इस तरह से उलझाया गया। तो राजनीति के इन पहलुओं पर भी नजर लोगों को रखनी चाहिए कि क्यों हमारे पास विपक्ष की तरफ से एक ऐसा चेहरा है जो कि बहुत ज्यादा, जिस पर दांव नहीं लगाया जा या बहुत भरोसा पैदा नहीं कर सकता। मेघनाथ और शार्दुल, आप लोगों पावर शिफ्ट ना बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे इस बार कि जो फाइनली जो कैंडिडेट चूज हुआ वो ममता बनर्जी कैंप से आता है। और ममता बनर्जी ने, अगर आज भी देखा होगा, तो उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है उद्धव ठाकरे के सपोर्ट में कि ऐसे आप पीपल्स मैंडेट को ऐसे मजाक नहीं बना सकते। तो मुझे लगता है कि आगे जाके कांग्रेस का रेलेवेंस तो कम होता ही दिखाई दे रहा है, और उनको एक दलदल में एक तरीके से फंसा दिया है फिर से। अब ये ईडी का क्या होगा पता नहीं। उड़ती हुई खबर आती है कभी कि राहुल गांधी को अरेस्ट करेंगे, कभी बोलते कुछ और होगा, बट समनिंग तो चालू है। और कांग्रेस ने भी इसको इतना बड़ा इशू बना दिया, मुझे लगता है कि इसकी जरूरत नहीं थी। क्या कर रहे हो आप राहुल गांधी को बुला के क्वेश्चन कर रहे हो, राइट?
हरास नहीं कर रहे हो, आप क्वेश्चन कर रहे हो। एक केस है, उसमें करप्शन के चार्जेस है, तो उसको आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो और वो ईडी ने बुलाया। चलो वो टाइमिंग देखो, ये पॉलिटिकल मोटिव्स देखो, वो तो आता ही है, लेकिन कांग्रेस के हिसाब से उन्होंने जाना चाहिए था वहाँ पे और क्वेश्चंस आंसर करके शांति से वापस आना चाहिए था। ये जो उन्होंने एक बतंगड़ बना दिया इसका पूरा, तो हर बड़े सिटी में कांग्रेस के लोग जाके अरे राहुल गांधी को हरास कर रहे हो, हरास कर रहे हो, हरास कर रहे हो, आई थिंक उसका ना एक सॉर्ट ऑफ नेगेटिव इफेक्ट भी आ गया है, मुझे लगता है। ये अलग ही एकदम अलग बहस है मेघनाथ, कि कांग्रेस पार्टी ने जो किया, सही किया गलत किया, उस पर नेता पे वो एक बहस है और वो बहुत जेन्युइन बहस है कि भाई क्या करना चाहिए आपको ऐसे मौके पे। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जिस टाइम पे किया गया, जिस तरह से उलझाया गया इन चीज़ों में, उससे प्रेसिडेंट इलेक्शन का अपोजिशन का जो पूरा स्ट्रेटजी डिरेल कर दिया बीजेपी ने। वो मैं उसकी बात कर। अग्रीड। शार्दुल, और एक छोटा सा मैं प्रेडिक्शन कर लूँ, फिर शार्दुल यू कैन गिव योर लास्ट कमेंट, कि आई थिंक लोगों को ये भी समझना चाहिए कि 2024 में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, उसके बाद 2026 में एक डीलिमिटेशन होने वाला है पूरे कंट्री में। डीलिमिटेशन का मतलब ये है कि पूरे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूएंसीज और बॉर्डर्स को रीड्रॉ किया जाएगा और इसको करने के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है। तो ये जो प्रेसिडेंट आने वाली है वो उस टाइम पे बहुत इफेक्टिव रहेगी बीजेपी के लिए। तो उनको एक ऐसा भी कोई चाहिए था जो इमरजेंसी अगर आप डिक्लेयर कर दे तो कुछ नहीं करेगा। एक और इससे जुड़ी हुई खबर है जो मैं काफ़ी सालों से बोल रहा हूँ, 1 नेशन 1 इलेक्शन। आपको दिख रहा होगा कि हर प्रेसिडेंट जब आता है, हर प्रेसिडेंट, और आई थिंक 2015 से लेके 2019 तक जितने भी प्रेसिडेंट आए उन्होंने उनके स्पीच में एक बार तो मेंशन किया ही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन करना है, 1 नेशन 1 इलेक्शन करना है। इवन लोकसभा में जो उनका धन्यवाद प्रस्ताव होता है बजट पे या उस सत्र पे, राष्ट्रपति उसमें भी होता है। तो वो डिक्लेरेशन करते आ रहे हैं लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। मुझे लगता है कि डिलिमिटेशन 1 नेशन 1 इलेक्शन साथ में होने की एक बहुत बड़ी संभावना है और उसके लिए सेंट्रल विस्टा ऑलरेडी बन चुका है जहां पर एमपीज का सीट काउंट बढ़ेगा और 2-3 इधर उधर से खबरें भी आ रही है कि कर्नाटका को 2 पार्ट में बांटेंगे और एक स्टेट को 2 पार्ट में बांटेंगे। यूपी को तो 3 में बांट दें। हाँ, यूपी को 4 में बांटना चाहिए मेरे हिसाब से। यूपी का 4 का ही प्रस्ताव है ना। हाँ, अरे मायावती ने एक प्रस्ताव पास भी किया था 4 में स्प्लिट करने का। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा प्रेडिक्शन ये है कि 2024 से लेके 2026 तक जो बहुत इंटरेस्टिंग टाइम है वो आई थिंक उनका पीक पावर मोमेंट तक जाएगा और 2026 में बीजेपी का पीक पावर मोमेंट आएगा और तब तक आपको जो चेंजेस दिखाई देंगे वो काफी कैटास्ट्रोफिक या फिर बहुत आइकॉनिक और हिस्टोरिकल हो सकते हैं। राइट। शार्दुल, आपकी आखिरी टिप्पणी। देखिए, आपने जो बात कही, सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और मुझे अब एज ए ऑब्जर्वर जो राजनीति को देखते हैं, ये बड़े दुख की बात है और विपक्ष के लिए खेद की बात है कि भाजपा अपनी ही पॉलिटिकल पिच पे उन्हें लाके खिलाती रहती है और नगण्य बनाती रहती है। जैसा आपने कहा, विपक्ष की पॉलिटिकल पिच बन भी नहीं पाती और इस सब के बीच विपक्ष की राजनीति नगण्य होती जा रही है। अब ये राष्ट्रपति चुनाव में मुख्य विपक्षी दल और उसका धड़ा अपना उम्मीदवार और अपनी मतलब ढांचे बना भी नहीं पाया। आखिर में ढूंढते फिरते एक उम्मीदवार को लेना पड़ा। तो ये जनतंत्र के लिए कोई अच्छी बात तो नहीं है। अब मेघनाथ ने जैसा कहा, 2024 के चुनाव हैं, 2026 में फिर डीलिमिटेशन होने वाला है। विपक्ष कुछ कहने की परिस्थिति में भी नहीं आएगा तो फिर होगा कैसे? कुछ राज्य अलग थलग पड़े, जैसे तमिलनाडु है या तेलंगाना आप देख लीजिए, आंध्र देख लीजिए। आंध्र में तो वाईएसआर बीजेपी का साथ भी देता रहता है। बंगाल है। इन कुछ एक राज्यों को छोड़कर, चाहे वो साथ देने से हो या डायरेक्ट भाजपा का हो, विपक्ष का चेहरा बचा कहाँ है? कहीं कहीं आपको छोटे छोटे खेमे दिखते हैं और ये जनतंत्र के लिए कोई अच्छी बात तो नहीं हो सकती। ये बड़ी मॉरलिस्टिक बात लग सकती है, लेकिन कहीं से तो विपक्ष की पिच भी शुरू होनी चाहिए ना। वो कैसे होगा उसका अभी तक किसी के पास अभी तक कोई जवाब नहीं। एक बहुत मीडिया का कैप्चर पूरा है। एक इंटरेस्टिंग रेटोरिक भी आ रहा है आजकल, मैं पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे, कि अब तो लोग बेसिकली बोल रहे हैं कि भैया तुम एक्सेप्ट कर लो कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा जिसके पास है वही दुनिया चलाने वाला है। आप ये लोकतंत्र और इसके जैसे सोशल स्टडीज की बातें मत कीजिए। इसमें एक चीज़ है मेघनाथ, इस चीज़ को देखिए, अगर हम इस पैमाने के हिसाब से देखें तो हमारे पास सबसे बड़ा जो उदाहरण है इस पूरे उसमें कैपिटलिज्म, पैसे का जो सबसे बड़ा बोलबाला जिस डेमोक्रेसी में है वो अमेरिका है। लेकिन आपको अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है
जो इंस्टीट्यूशन है वो सॉलिड होने चाहिए, वरना हमारे जैसी स्थिति में तबाही आ सकती है। हमारे इंस्टीट्यूशन उस तरह से मजबूत नहीं, पैसे से ज़्यादा खेल वहाँ पे किसी चीज़ का नहीं होता। तो यहाँ पर भी अगर आप कह रहे हैं कि पैसे का सच है, जो कि दिख रहा है ना, लेकिन अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस मजबूत नहीं है और पैसे का खेल घुस गया इसमें, तो बड़ी तबाही का मंजर होगा, बहुत, और वो अनअवॉइडेबल सिचुएशन हो सकती है। और जो दिख रहा है होना कि हर तीसरे दिन आप जिस तरह से मैंडेट का मजाक उड़ाते हैं, ये करते हैं, तो वो भी एक बड़ी सोच, मतलब उस दिशा में भी सोचने की ज़रूरत है। लेकिन अगर जो लोग को करना है वही मतलब इतना ज़्यादा एकदम फोकस्ड और वन साइडेड है कि केवल पावर चाहिए, ये इनके इन प्रकार किसी भी तरह से पावर चाहिए, रिफॉर्म, सुधार, प्रक्रियाओं में, इंस्टीट्यूशन में उनका भरोसा ही नहीं, इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर करने में भरोसा है, तो फिर बड़ी दिक्कत है। नहीं तो पैसे से के टर्म में खेलने वाली अमेरिकन सोसाइटी से, अमेरिकन पॉलिटिक्स से, अमेरिकन पूरा स्ट्रक्चर से बड़ा कौन सा है इस देश में? उतना उससे बड़ा क्या उदाहरण देंगे आप? हाँ, मेघनाथ, आपने जो बात कही ना पैसे की, देखिए ये पैसा बढ़ रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में और भारत में भी आर्थिक असमानता बढ़ रही है बहुत तेजी से। वो तो है ऑब्वियसली, है ना। और दूसरी चीज, अतुल, जो आपने बात कही अमेरिकन राजनीति की बात होगी, लेकिन वहां पे भी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स को बहुत बड़ा खतरा है। डोनाल्ड ट्रंप हमारे सामने था, वहां पर इस समय अमेरिका में दो सबसे बड़ी डिबेट है, एक तो बंदूकों को लेकर, दूसरा पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर, क्योंकि वहां पे जो इस सुपर पैक बनाने का सिस्टम है, सीधा सीधा कॉर्पोरेट इन्हें फंड करते हैं। जो बंदूकों की डिबेट है, मैं उसका एग्जांपल देता हूं, मैं बात खत्म करूंगा। 85 से 90% अमेरिकी जनता इस बात के लिए राजी है वहां अलग अलग सर्वेज में कि इनके ऊपर कंट्रोल लगना चाहिए, क्योंकि वहां रोज के हिसाब से मास शूटिंग होती है रोज। लेकिन तब भी क्योंकि एनआरए का इतना, नेशनल राइफल एसोसिएशन का लॉबिंग इतनी तगड़ी है कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो काम नहीं करते। तो अब हम ये नए युग का देख रहे हैं, जनतंत्र जैसे आगे बढ़ रहे हैं, कि कैपिटलिज्म ने पैसा इतना ज्यादा एक तरफ कर लिया है। पैंडेमिक में देखिए जनता गरीब हुई, लेकिन दुनिया में अमीर कभी इतने अमीर नहीं रहे जितने अब हो गए। बिल्कुल। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन हर जगह डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन खतरे में है। फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव अभी हुए, वहां पे मिड टर्म, तो वहां भी सेंट्रिस्ट पार्टी चली गई, जो राइट विंग पार्टी है उनकी, मैरी लपेन की, उसको काफी ज्यादा बढ़त मिली है। 8 से उनकी सीटें सीधा 80 के पार पहुंच गई हैं। ठीक। शार्दुल, रिकमेंडेशन की हम प्रक्रिया में, शार्दुल का एक बड़ा तकिया कलाम वर्ड है, देखते हैं आगे होता है। देखते हैं आगे होता है क्या टाइम। एनीवे, देख ही सकते हैं और क्या करें, और क्या ही कर सकते हैं। तो शार्दुल, सबसे पहले आप अपना रिकमेंडेशन हमारे श्रोताओं को दीजिए। जी, मेरे 3 रिकमेंडेशन हैं। पहला, आनंद का राष्ट्रपति की जो उम्मीदवार हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू, उनके बारे में आनंद का एक ओपिनियन पीस प्रकाशित हुआ है न्यूज लॉन्ड्री पर, उसे पढ़िए। मुझे लगता है कि आखिरी समय ऐसी स्थिति आएगी कि यशवंत, ये अनोनिमस भी हो सकती है, यशवंत सिन्हा के फेवर में बहुत कम पार्टियां रह जाएंगी, क्योंकि जिस तरह का बैकग्राउंड, जो सोशल मैसेजिंग है, वो बहुत पावरफुल है, सीक्रेट बैलेट है ना। तो दूसरा मेरा रिकमेंडेशन है DW हिंदी का। अभी एक रिपोर्ट आई कि इस साल के शुरू में धरती के दोनों सिरे, अंटार्कटिका और आर्कटिक का तापमान बहुत तेजी से ऊपर गया, और वहां पर एक बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा समुद्र में गिरने को है, उसमें तरेड़ बढ़ती जा रही है, जो यूके के साइज का है। और अगर वो ऐसा हुआ तो टेंशन बढ़ती जा रही है, समुद्र का लेवल सीधा 25 इंच बढ़ जाएगा। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल शार्दुल असम में दिखाई भी दे रहा है हमको, कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कैसे कैटास्ट्रोफिक डिवास्टेशन हो सकता है। हर साल आ रही है इतनी बड़ी। इस साल तो मैंने एक वीडियो भी किया है, वो आ जाएगा आई थिंक, जब तक चर्चा आ जाएगा तब तक वो भी आ जाएगा। इस 10 साल में सबसे ज्यादा रेनफॉल हुआ है मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में। वहां से जो पानी आता है वो सब असम में आता है। और आप देखिए, ये जो MLA को उड़ा के गुवाहाटी में लेके गए, वो जो स्टेट है वहां पर 35 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से 33 डिस्ट्रिक्ट्स में फ्लड है। हाँ, रेड अलर्ट है। 40% डूब गया है, मतलब पूरा स्टेट। तो ये तो है। अच्छा, जो आपने बाढ़ कही वो मौसम की है। अगर समुद्र का लेवल 25 इंच जो है बता रही है रिपोर्ट, जो साइंटिस्ट का कहना है 25 इंच ऊपर चला गया, तो आप देखिए कई सारे देश, खासतौर से जो आइलैंड देश हैं, वो गायब हो जाएंगे। 25 इंच तो बहुत होता है। बांग्लादेश का बड़ा हिस्सा डूब जाएगा, बांग्लादेश का बड़ा हिस्सा डूब जाएगा का, तो इस सेंचुरी तक पूरा का पूरा डूब जाने का है। तो इस रिपोर्ट को पढ़िए। और तीसरा, इस बार की टिप्पणी आपको नेशनल हेराल्ड का देखना है, और क्या चल रहा है अग्निपथ पे, तो इस बार की टिप्पणी भी मेरा रिकमेंडेशन। तो इस बार की टिप्पणी से जुड़ा मेरे ख्याल से आपको अंत में क्रेडिट लाइन में तो ऐसे मिल जाएगा, लेकिन इसमें इस बार की टिप्पणी के स्क्रिप्ट में शार्दुल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अरे वाह। हाँ। मेरे 2 रिकमेंडेशन है। एक तो
मेरी नज़र में मतलब हिंदी की में जिसकी रुचि हो, एक छोटी सी बहुत कहानी है। एक थे फूफा करके, एक छत्तीसगढ़ के एक राइटर हैं और ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उन्होंने लिखी है। मेरे ख्याल से 15-20 पन्नों की कहानी है, एक थे फूफा। इतनी दिलचस्प भाषा है उसकी, और छोटे छोटे गांव के जो मतलब जीवन के जो उसमें उन्होंने डाला है, तो मैंने पढ़ी और हंस के मैं पागल हो गया। एक थे फूफा, वो अगर किसी को मिले, वैभव प्रकाशन है रायपुर का, तो मेरे हाथ लगी। इस बार मैं गया था उधर घूमने, तो वहाँ पे मुझे मिली एक थे फूफा। एक थे फूफा। वो एक रिकमेंडेशन मेरा। दूसरा ये इमरजेंसी और प्रेसिडेंट इलेक्शन और इन सब तमाम चीज़ों पर बात हुई, मेघनाथ का रिकमेंडेशन भी उससे जुड़ी एक किताब है। एक किताब मैं रिकमेंड करना चाह रहा हूँ, तवलीन सिंह ने लिखी थी दरबार। उसमें इमरजेंसी के उस पीरियड को, राष्ट्रपति की भूमिका को बड़े बारीक तरीके से, बहुत अच्छे से, विस्तार से उन्होंने रेखांकित किया, क्योंकि तवलीन सिंह उस समय उस पूरे उसको कवर करती थी। तो वो किताब मैं रिकमेंड करूँगा कि दरबार संभव हो तो पढ़ें। इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को, मेरी रिकमेंडेशन भूल गया तुल। ओह गॉड, तो हाँ, तो मेघनाथ, आप अपना रिकमेंडेशन पहले हमारे श्रोताओं को दे दें, इसके बाद तो मेरा एक अब क्या ही लेना अब क्या है नहीं, इसको रखना रे लिपि, क्या रे क्या काट रहे हो तुम। तो मेरा रिकमेंडेशन एक तो 3-4 हिस्सों में असल में रिकमेंडेशन लेने का ये सब नुकसान है। पहले हमने गिरीश जी का उधर ले लिया। मैं ना एक पार्ट बताना चाहूंगा कि मैं आगे जाके क्या करने वाला हूँ, ठीक है? मैं पूरी तरीके से बता नहीं सकता। तो मैं ना, मुझे अब थोड़ा सा चिल करना है कुछ वीक्स के लिए, तो इसके बाद मैं अपना खुद का थोड़ा सा यूट्यूब चैनल पे स्ट्रीमिंग करने वाला हूँ। तो मैं लिपि को बोलूँगा कि उसका लिंक दे दे नीचे, तो अगर आपको मुझे सुनना होगा। मैं गेम खेलते खेलते पॉलिटिक्स के बारे में बात करूँगा, और एक गेम जो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है अभी, उसका नाम है ऑक्सीजन नॉट इंक्लूडेड। आप देखिए, एक स्पेस सिमुलेशन गेम है। तो ऐसी तरीके से स्ट्रीम करते करते समय बिताने का थोड़ा सा अभी प्लान है। और इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया हुआ है गूगल में। गूगल का AI सेंटिएंट हो गया है, ऐसे बोल नहीं हुआ। नहीं, रुक ना रे, अरे क्या रे तू शार्दुल, रुक ना। स्पॉइलर, और लाइक पेसिमिज्म नो, बट एक कोल्ड फ्यूजन टीवी नाम का एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर एक वीडियो है, गूगल AI हैज़ बिकम सेंटिएंट। वहाँ के 2 रिसर्चर है गूगल के, वो उन्होंने उनके लैंग्वेज मॉडल से बात करते करते उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि वो इंसान की तरह बात करने लगा उनके साथ, इमोशंस के बारे में, मीनिंग ऑफ लाइफ के बारे में वगैरह वगैरह बात करने लगा था। तो उन्होंने एक मास ईमेल भेज दिया कंपनी में, ये कह के कि हमारा AI बेसिकली जिंदा हो गया, अभी सेंटिएंट हो गया है। सेंटिएंट को हिंदी में क्या बोलेंगे, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं चेतन, उसमें चेतना आ गई। चेतना आ गई है। वाओ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फेनोमेनन है, उनको निकाल दिया है, वो दोनों इंजीनियर्स को निकाल दिया है गूगल ने कि नहीं भैया कुछ नहीं हुआ है, नहीं चेतना उतना नहीं चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। गूगल बोल रहा है कि नहीं हम ही चेतना ला रहे हैं, AI कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन इस पे नजर बनाए रखिए, बिकॉज अगर ये सही है तो बहुत डिसरप्शन होने वाला है पूरी दुनिया में, और दिखाई देगा आपको। नहीं देखो, मैंने वो पूरी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी थी, उनके क्वेश्चन बड़े लीडिंग थे, और वो AI उतना शार्दुल तुम बड़े पेसिमिस्ट हो यार, मैं बोल रहा हूँ कि AI में चेतना आ गई है। वो सारा पढ़ के पता है मुझे एक मराठी की कहावत याद आई। और कोई रिकमेंडेशन मेघना इसके अलावा? मेरा सॉरी, एक और आखिरी रिकमेंडेशन मेरा ये है कि इस बार मेरा संसद वॉच देखिए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे होगा, और पावर्स डिस्कस करेगा। और हमने थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में जो उनको पावर्स देने की जो बात हुई है, वहाँ से बहुत सारा मटेरियल निकला है। तो ये मेरे जनरल रिकमेंडेशंस है, और आगे भी मैं मिलता रहूंगा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो सुनते रहिए। और तो जाते जाते मेघनाथ एक बात बता जाओ, मुझे लग रहा था महाराष्ट्र सरकार पे ये कहावत फिट होती है अभी जो चल रहा है, लेकिन गूगल पे तो बिल्कुल होती है, अगर मैं सही समझ रहा हूँ। वो मराठी कहावत थी, कसले काय अन फाटक्यात पाय। मैंने नहीं सुना है कभी। मतलब भी बता दो। उसका जो मतलब लिखा था, बड़ी उम्मीदों पे फटे कंबल ने पानी फेर। अच्छा। तो वही इस गूगल सेंटिएंट के साथ हुआ है, महाराष्ट्र सरकार के साथ हुआ है या नहीं पता नहीं। ठीक बात। तो अब आज हम चर्चा यहीं पर रोकेंगे। हमसे जुड़ने के लिए गिरीश जी, शार्दुल, मेघनाथ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, iTunes और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।